हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम समझते हैं वेरिएबल को, कि वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल क्या है? एक सिंबल है जिसमें हम यूज़ करते हैं लेटर्स का, ठीक है। और हम किसी भी वेरिएबल को इस लेटर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है वेरी करने से। वेरी करने का मतलब कि वैल्यू का चेंज होते रहना, ठीक है। तो वेरिएबल हमेशा क्या करते हैं? वेरी करते हैं, मतलब कि इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं अल्फ़ाबेट्स का। कोई भी आप लेटर लेंगे अल्फ़ाबेट से, वो रिप्रेजेंट करेगा वेरिएबल को, ठीक है, इन अलजेब्रा। अब हम समझते हैं कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट्स क्या होते हैं? तो कांस्टेंट का मतलब है फिक्स होने से। तो अ कांस्टेंट इज अ फिक्स वैल्यू दैट डज नॉट चेंज, जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। जैसे ज़ीरो है, ज़ीरो जो है उसकी वैल्यू फिक्स है, वो इंडिया में भी ज़ीरो ही है, और अगर हम अदर कंट्री में उसे कुछ पूछें तो मैथ्स की लैंग्वेज में उसको हम जीरो ही बोलेंगे। जैसे कि आपका कोई नेगेटिव इंटीजर है, वो भी क्या है? फिक्स है, उसकी वैल्यू फिक्स है। कहीं पर भी आप किसी से भी पूछोगे तो वो उसकी वैल्यू को -2 ही बोलेगा। जैसे कि आपका पाई है, पाई भी एक कांस्टेंट है। जैसे कि आपकी कोई डेसिमल वैल्यू है, वो भी क्या है? कांस्टेंट है, मतलब कि फिक्स होने से। तो मैंने अभी आपको समझाया कि वेरिएबल क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। वेरिएबल मतलब वेरी करने से, कांस्टेंट का मतलब फिक्स होने से। अब हम समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस किससे मिलकर बनते हैं? ये जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होते हैं, ये कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और मैथमेटिकल ऑपरेशन का। तो अभी मैंने आपको बताया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट्स क्या होते हैं। अब ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या हैं? ये आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, और इसमें एक है एक्सपोनेंट। तो जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होते हैं वो कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल्स का, कांस्टेंट्स का और मैथमेटिकल ऑपरेशंस का, ठीक है। जो कि क्या किसको रिप्रेजेंट करता है? एक मैथमेटिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में इक्वलिटी का साइन नहीं होता है, ठीक है। मेन आपको ये बात पर आपको फोकस करना है कि अगर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखा है मतलब कि उसमें इक्वलिटी का साइन नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं। 2x + 5, 2x + 5 क्या है? एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। क्यों है? क्योंकि इसमें आपको वेरिएबल भी दिखाई दे रहा है और कांस्टेंट भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसमें ऑपरेशन क्या यूज़ हो रहा है? आपका मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, और जो आपके अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है वो प्लस के लिए आपका यहाँ पर गिवन है 2x + 5। अब सेकंड मैंने आपको दिया हुआ है 3a - 7, ये भी क्या है? एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसमें हमने यूज़ किया है वेरिएबल, कांस्टेंट एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन का। इसी कि 8xy, ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। x + y होल अपॉन 2, ये भी क्या है? एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। और x² + 2x + 1, ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। तो ये सारे ही मैंने आपको भी समझाए जो कि क्या है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। तो हमने जो है यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस कैसे हम यहाँ पर बनाते हैं, ठीक। अब हम समझते हैं टर्म्स को, कि ये टर्म्स क्या हैं। टर्म क्या है? टर्म एक सिंगल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि बनाया जाता है नंबर के थ्रू और वेरिएबल के थ्रू, और या फिर इनके दोनों के प्रोडक्ट के थ्रू, ठीक है। और विदाउट बीइंग सेपरेटेड बाय अ प्लस और माइनस। इसमें आपको जो है प्लस और माइनस का साइन नहीं दिखाई देगा सेपरेट करने के लिए, ठीक है। तो जो टर्म है वो क्या है? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें आपको जो कि बनाए जाते हैं नंबर से और वेरिएबल से या फिर इनके प्रोडक्ट से, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल्स दिए थे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के, इसके थ्रू ही हम समझ लेते हैं कि टर्म्स कैसे हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। जैसे कि 2x + 5 लिखा हुआ है, तो 2x + 5 के लिए 2x + 5 हमारा क्या है? एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। अब इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में
टर्म कितने होंगे इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में? 2 टर्म है, एक तो हमारा 2x है और एक हमारा 5 है, ठीक है। तो आपने देखा जब हमने एक टर्म लिखा इसका 2x और सेकंड दिया मैंने आपको 5, ठीक है, दो इसके आपके टर्म्स निकल के आए। जो 2x है उसमें आपको नंबर भी दिखाई दे रहा है और वेरिएबल भी दिखाई दे रहा है, और मेन यहाँ पर क्या हो रहा है, इनका प्रोडक्ट हो रहा है। तो ये क्या है, एक टर्म है इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का। ऐसे ही 5 भी क्या है, एक आपका टर्म है गिवन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का, ठीक है। तो ये सिर्फ नंबर की फॉर्म में भी हो सकता है और आपका वेरिएबल की फॉर्म में भी हो सकता है, नंबर की मल्टीप्लाई की फॉर्म में भी ये हो सकता है। अब जैसे कि सेकंड एग्जांपल मैंने दिया था आपको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का 3a - 7, इसमें भी क्या है, आपके 2 टर्म है, एक है आपका 3a और एक है आपका -7। साइन को भी काउंट करना है, ध्यान रखिएगा, एक है आपका 3a और एक है आपका -7, ठीक है। और इसमें आपका 8xy में आपका एक ही टर्म है 8xy, ठीक है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट में आपका x + y/2 इस तरीके से लिखा हुआ है, x + y/2। x + y/2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं x/2 + y/2, क्योंकि जो ये होल डिवाइड में 2 लिखा हुआ है ये दोनों के लिए काउंट हो रहा है, x के लिए भी और y के लिए भी। तो जो हम इसको सेपरेट करेंगे प्लस साइन के थ्रू, तो हम x/2 और y/2 देंगे। तो जो इसके टर्म निकल के आएंगे वो क्या निकल के आएंगे, एक तो आएगा x/2 और एक आ जाएगा आपका y/2, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के टर्म कहलाएंगे x/2 और y/2। नेक्स्ट है x² + 2x + 1। इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में 3 टर्म है, एक तो है आपका x², एक है आपका 2x और एक है आपका 1, ठीक है, प्लस साइन के साथ दिए हुए हैं ये, तो ये इसमें आपके 3 टर्म दिखाई दे रहे हैं। तो ये हमने समझा कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से ही हमारे टर्म्स निकल के आते हैं, जो कि हमने यहाँ पर एग्जांपल्स के थ्रू समझी। अब हम समझते हैं कोफिशिएंट्स को। तो कोफिशिएंट क्या होते हैं? कोफिशिएंट क्या होता है, एक नंबर होता है जो कि वेरिएबल से मल्टीप्लाई होके आता है। अ कोफिशिएंट इज द नंबर मल्टीप्लाइड बाय द वेरिएबल इन अ टर्म, ठीक है। तो मेनली आपको समझना है कि हम इसमें क्या कर रहे होंगे, टर्म में जो आपको वेरिएबल दिखाई दे रहा होगा उससे जो नंबर मल्टीप्लाई होके आ रहा है उसे ही हम यहाँ पर कोफिशिएंट कह रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, इससे आपको मैं समझाती हूँ। जैसे कि हमको यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है 4x² + 3x - 5। इस गिवन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में आपको 3 टर्म दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से? एक तो आपको इसमें 4x² दिखाई दे रहा है, सेकंड आपको दिखाई दे रहा है 3x, और थर्ड आपको दिखाई दे रहा है 5 बट साइन माइनस का, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो है, जो हमारा थर्ड टर्म है इस गिवन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का, वो है -5। तो हमारे इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के 3 टर्म्स निकल के आए, एक तो आपका 4x², सेकंड निकल के आया 3x और थर्ड निकल के आया -5। अब हमें बताना है कोफिशिएंट, तो हम इसमें कोफिशिएंट बताते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको फिलहाल x² और x के कोफिशिएंट बता देती हूँ, क्योंकि लास्ट टर्म तो आपका कांस्टेंट में दिया हुआ है। तो हम फिलहाल यहाँ पर x² का कोफिशिएंट निकालेंगे और हम x का कोफिशिएंट आपको बताएंगे, और -5 जो है वो कांस्टेंट है। तो कोफिशिएंट ऑफ x², ऐसे कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² के आगे आपको नंबर क्या दिख रहा है मल्टीप्लाई होते हुए? सिंपल सा 4 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो x² का कोफिशिएंट है वो आपका 4 है। अब x का कोफिशिएंट फाइंड करना है, तो आपको दिख रहा है कि 3x में x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? क्या नंबर लिखा हुआ है इसके आगे? 3। तो इसका मतलब कि जो x का कोफिशिएंट है वो है 3, ठीक है। सिंपली आपको क्या करना है, जो भी आपको यहाँ पर वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं उनके आगे जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसे ही हम क्या कह रहे हैं, गिवन टर्म का कोफिशिएंट कह रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 4x² में 4 हुआ x² का कोफिशिएंट, और 3x में x का कोफिशिएंट 3 हुआ, ठीक है, और -5 तो आपका कांस्टेंट टर्म चल रहा है। तो ये हमने समझा कोफिशिएंट को। अब मैंने आपको जो है अभी तक जो भी मैंने आपको टर्म बताए, वेरिएबल, कांस्टेंट, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, टर्म्स, कोफिशिएंट, इन सब को मैं आपको समझाऊंगी अब एक एग्जाम्पल के थ्रू। ये एग्जाम्पल आपकी बुक का ही है, ठीक है। तो इसकी प्रॉब्लम को समझते हैं
और समझते हैं कि इस एग्जाम्पल के थ्रू कि हम वेरिएबल, कांस्टेंट, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, टर्म्स, कोफिशिएंट को कैसे समझेंगे। तो इस प्रॉब्लम में कहा जा रहा है आपसे कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ है L मीटर्स और विड्थ है W मीटर्स। इसको जो है चारों तरफ से क्या किया जा रहा है, फेंस किया जा रहा है, मतलब कि चारों तरफ से इसमें कुछ तार बाड़ की जा रही है और इसको साथ में डेकोरेट भी किया जा रहा है। पहले इसका हम पिक्चर देख लेते हैं। देखिए ये हमारा रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी विड्थ है, ठीक है। तो जो लंबाई में खर्चा आ रहा है वो आ रहा है आपका 100 रुपीज़ पर मीटर, और जो हमारा इसकी विड्थ में खर्चा आ रहा है फेंस करने के लिए वो आ रहा है आपका 80 रुपीज़ पर मीटर, ठीक। तो अब हमें और कुछ इसमें कहा गया है हमसे कि जो स्पेशल सीट जो है वो यहाँ पर शोन की जा रही है पूरे गार्डन में, उसकी जो लागत है वो कितनी है आपकी 50 रुपीज़ पर मीटर। तो पूरा हमें खर्चा बताना है। तो पहले देखिए इसमें आपका लेंथ कितनी है, रेक्टेंगल है तो 2 लेंथ हैं और 2 विड्थ हैं, ठीक है। तो हम इसके अकॉर्डिंग क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर पहले हम कॉस्ट निकाल लेंगे वायर फेंसिंग अलोंग द गार्डन लेंथ। तो 2 लेंथ है, मल्टीप्लाई होगी 100 से, क्योंकि जो वायर फेंस हो रही है वो लेंथ पर हो रही है और उसका खर्चा जो है वो 100 रुपीज़ है। तो 12 की मल्टीप्लाई हम 100 से करेंगे, इट मीन्स ₹200 L, ठीक है। अब जो दूसरा वाला फेंस हो रहा है, मतलब कि जो विड्थ में फेंस हो रहा है वो वुडन से फेंस हो रहा है और उसकी जो आपकी कॉस्ट आ जाएगी वो आ जाएगी 2 विड्थ और मल्टीप्लाई बाय 80, इसके लिए आपको 80 गिवन है, तो 160 आपका W आ जाएगा। अब हमें कहा गया था जो शोइंग सीट की जा रही है उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है 50 रुपीज़ पर मीटर। तो 50 और पूरे उसमें थ्रू आउट द गार्डन कहा है ना हमसे, तो मतलब कि गार्डन में पूरा लगाया जा रहा है बीच में उसको, तो मतलब कि एरिया की बात हो रही है, ठीक है, कितना वो कवर करेगा उसकी, मतलब वहाँ पे हम शीट लगा रहे हैं तो वो क्या हो गया, एक तरीके से उसका एरिया हो गया। तो एरिया क्या होता है आपका रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू विड्थ, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट है तो पूरी कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई L मल्टीप्लाई बाई W, तो 50 LW। अब हमें टोटल कॉस्ट बतानी थी, तो टोटल कॉस्ट के लिए क्या करना होगा, हमें 200 L 160 W और 50 LW को ऐड करना होगा। तो हमने इन सबको ऐड किया, यही हमारा क्या होगा, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा टोटल कॉस्ट के लिए, ठीक है। तो हमने इससे क्या समझा, यहाँ पर जो L है W है वो क्या है, एज अ वेरिएबल लिए हुए हैं, ठीक है। मतलब हम समझें इसको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की फॉर्म में, तो हम क्या कहेंगे, जो L और W हैं वो वेरिएबल हैं और जो 200, 160 और 50 आए वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें आपको वेरिएबल भी दिखाई दे रहे हैं, कांस्टेंट भी दिखाई दे रहे हैं और ये मैथमेटिकल ऑपरेशन की हेल्प से भी फॉर्म हो रहा है। तो ये क्या है, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, इसमें आपको 3 टर्म दिखाई दे रहे हैं, 200 L 160 W और 50 LW, ठीक है। और हम बात करें टर्म्स की, तो मैंने आपको बताया कि इसमें 3 टर्म्स हैं, और अगर हम कोफिशिएंट की बात करें तो L का कोफिशिएंट 200 है, W का कोफिशिएंट 160 है और LW का कोफिशिएंट है यहाँ पर 50, ठीक। तो इतनी बात हमने जो अभी समझी वो मैंने यहाँ आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा दी, ठीक है। तो ऐसा जैसा जैसा हमसे क्वेश्चन में कहा गया था हमने वैसा वैसा यहाँ पर समझा और डायग्राम की हेल्प से उसको जो है यहाँ पर सॉल्व किया। अब समझते हैं पॉलिनोमियल को, ठीक है। तो अब ये पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक। तो पॉलिनोमियल क्या है, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही है, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है जिसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए। अब ये होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर का मतलब है जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये हमारे होल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसका जो वेरिएबल है उसकी पावर अगर होल नंबर हो जाए तो वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या बन जाता है, पॉलिनोमियल बन जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं, इनको समझते हैं वन बाय वन, क्या ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। जैसे कि हमारा फर्स्ट एग्जांपल है x+3। x+3 एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, वेरिएबल x दिखाई दे रहा है। तो जो x की पावर है वो कितनी दिखाई दे रही है आपको,
कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 पावर चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पावर 1 है। अब हमसे कहा गया था ना कि अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर आ जाए तो वो क्या बन जाता है, गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल बन जाता है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो x+3 है वो भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल 2x² + 5x - 1। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, जो वेरिएबल है उसकी पावर आपको क्या दिखाई दे रही है, यहाँ x वेरिएबल उसकी पावर आपको 2 दिखाई दे रही है, यहाँ x वेरिएबल इसकी पावर आपको 1 दिखाई दे रही है। तो 2 पावर में 1 ये क्या है, होल नंबर है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ साथ एक पॉलिनोमियल भी है। नेक्स्ट है आपका a³ - 4a + 7। तो ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि जो इसमें वेरिएबल चल रहा है उसकी पावर क्या है, उसकी पावर एक होल नंबर है। यहाँ 3 पावर है, यहाँ 1 पावर है, ठीक है। तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ पॉलिनोमियल हो गया। अब लिखा है 5 एक पॉलिनोमियल है। क्यों है, क्योंकि देखो 5 को हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में x की पावर में 0 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी भी वेरिएबल की पावर में 0 होता है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। यह आपको ऑलरेडी पता हुआ है, क्लास 8th में आपने पढ़ा है कि x की पावर अगर 0 होता है = 1 हो जाता है एक्सपोनेंट एंड पावर में, ठीक है। तो वहाँ पे आपने देखा था। तो हम लिख सकते हैं 5 को हम लिख सकते हैं 5x की पावर 0, मल्टीप्लाई हो रही है दोनों की 5 और x की पावर 0, तो लिख सकते हैं इस तरीके से। तो 5x की पावर 0 ये आप क्या बन गया, ये ऑलरेडी क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो देखते हैं ये पॉलिनोमियल बन रहा है। देखिए x की पावर 0, x की पावर x यहाँ वेरिएबल है, उसकी पावर आपकी क्या आ रही है, 0, 0 एक होल नंबर है। इसका मतलब कि हमारा 5 भी क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। और ये कैसा पॉलिनोमियल होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। अगर कोई नंबर लिखा है तो उसे हम कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये भी आपको ध्यान रखना है, ऐसा किसी भी कांस्टेंट के लिए हो सकता है। तो ये हमने समझा पॉलिनोमियल को, सिंपल सा था। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल काउंट हो रहा है अगर उसकी पावर होल नंबर है तो इट मीन्स वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है, ठीक। अब समझते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, कैसे हम फाइंड करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री को। देखिए, जो भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल चल रहा होता है उसकी जो भी हाईएस्ट पावर होगी वो क्या कहलाएगी, उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी, ठीक है। देखिए, जैसे कि x+3 था, x+3 में आपका वेरिएबल x है, इसकी पावर मैंने आपको बताई कि 1 चल रही है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 1, ठीक है। ऐसे 2x² + 5x - 1। अब इसमें आपको कितने वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ x² दिखाई दे रहा है, यहाँ x दिखाई दे रहा है, बट आपको क्या लेना है डिग्री फाइंड करने के लिए किसी भी पॉलिनोमियल की, आपको देखना है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कहाँ पर है। तो देखिए x की पावर 2, यहाँ x की पावर 1, मतलब कि हम x² वाले को काउंट करेंगे तो x की पावर कितनी आ रही है, 2। इसका मतलब कि गिवन पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 2 है, ठीक। अब नेक्स्ट है a³ - 4a + 7। अब इसमें देखिए जो आपका हाईएस्ट पावर चल रही है वेरिएबल की वो a³ चल रही है, मतलब a की पावर 3 यहाँ पर हाईएस्ट है, बाकी तो यहाँ a की पावर 1 है, ये तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर इसकी डिग्री हो जाएगी 3, ठीक। अब नेक्स्ट है हमारा 5 में मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ये x की पावर 0 से हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इस गिवन पॉलिनोमियल की जो डिग्री हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 0 होती है, ठीक है। 1 मार्क्स में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 0 होती है। अब समझते हैं पॉलिनोमियल्स के टाइप्स को कि पॉलिनोमियल्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं। देखिए, एक तो होते हैं टाइप्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स और एक होते हैं डिग्री के बेस पर। तो दोनों को समझ लेते हैं 1 बाय 1। अब देखिए, नंबर ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग हम कैसे कहेंगे कि पॉलिनोमियल का टाइप कैसा है। देखिए, अगर हम बात करें मोनोमियल की, मोनोमियल का मतलब होता है
कि इस गिवन पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म 1 है। ठीक है, सेकंड होता है हमारा बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब होता है कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 2 हैं। जो आपका थर्ड है वो है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब है कि गिवन पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म 3 हैं। तो मोनोमियल का मतलब नंबर ऑफ टर्म 1 से है, बाइनोमियल का मतलब है कि पॉलिनोमियल में 2 टर्म है, ट्राइनोमियल का मतलब है कि गिवन पॉलिनोमियल में जो टर्म हैं वो 3 हैं। ठीक है, तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये आपके क्या हैं, नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग है। आप समझते हैं कि डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल का टाइप कैसे कैसे हम बताएंगे। तो अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 दिखाई दे, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 दिखाई दे तो हम उसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो लीनियर कब होगा, जब आपका डिग्री 1 होगा, डिग्री 1। सेकंड है आपका क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब है कि जो गिवन पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी है, 2 है। थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब है कि डिग्री कितनी है, 3 है पॉलिनोमियल की। तो आपको समझ में आया कि हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कैसे बताएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग एंड आपका डिग्री के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया कि नंबर ऑफ टर्म 1, 2, 3 के अकॉर्डिंग मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और डिग्री 1, 2, 3 के अकॉर्डिंग लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। ठीक है, तो जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो हमें क्या पढ़ना है, लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ना है, जिसकी डिग्री कितनी होगी, हमेशा 1 होगी। ठीक है, तो यही हमारा जो है वो टॉपिक है, यही हमें जो है हमारा चैप्टर का नेम भी है, चैप्टर 2 का। अब हम अपने टॉपिक पर आ चुके हैं फाइनली। ठीक है, तो अब हमें समझना है कि ये लीनियर पॉलिनोमियल क्या है। और मैंने आपको बता दिया कि जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसकी जो डिग्री है वो 1 है। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एक्सरसाइज के पहले। ठीक है, फिर आगे जो है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक आते रहेंगे उन्हें हम कवर करते रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। जो भी आपको यहाँ पर पॉलिनोमियल्स गिवन है उनकी आपको डिग्री बतानी है। तो बहुत ईजी है, मैंने अभी आपको बता दिया कि डिग्री आप कैसे फाइंड करते हो। तो 1 बाय 1 इनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। इस गिवन पॉलिनोमियल में आपको हाईएस्ट जो पावर दिखाई दे रही है वेरिएबल की वो क्या दिखाई दे रही है, 2 दिखाई दे रही है। यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ पर तो पावर आपका 0 ही चल रहा होगा वेरिएबल का। तो हमें फिलहाल क्या देखना होता है डिग्री फाइंड करने के लिए किसी भी पॉलिनोमियल का, कि जो वेरिएबल है उसकी पावर हाईएस्ट कहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको हाईएस्ट दिखाई दे रही है 2x स्क्वायर पर, तो यहाँ पर x स्क्वायर दिखाई दे रहा है, मतलब कि डिग्री कितनी है इसकी, 2 है। ठीक है, तो हमारी डिग्री कितनी आ जाएगी, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 डिग्री हो जाएगी। ऐसे ही नेक्स्ट है y क्यूब प्लस 2y माइनस 1। इसमें आपको वेरिएबल y दिखाई दे रहा है और जो y की हाईएस्ट पावर दिखाई दे रही है वो आपको 3 दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब गिवन पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो 3 हो जाएगी। अब आपको नेक्स्ट दिखाई दे रहा है माइनस का 9। माइनस 9 में मैंने आपको बताया ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो इसको हम x की पावर में 0 करके लिख सकते हैं। तो जो इसमें गिवन वेरिएबल की जो आपको पावर दिखाई दे रही है वो 0 दिखाई दे रही है। इसका मतलब कि गिवन पॉलिनोमियल -9 की जो डिग्री होगी वो आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है 4z माइनस 3। 4z माइनस 3 में आपको जो z की पावर दिखाई दे रही है वो 1 दिखाई दे रही है, यही आपका हाईएस्ट है। तो जो यहाँ पर डिग्री होगी पॉलिनोमियल की वो 1 हो जाएगी। अब आपसे कहा जा रहा है राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। अब आपको अपने मन से, ठीक है, आप कुछ भी बना सकते हो पॉलिनोमियल, और आपको ध्यान रखना है कि डिग्री 1 के अकॉर्डिंग लेना है, डिग्री 2 के अकॉर्डिंग लेना है और डिग्री 3 के अकॉर्डिंग लेना है। तो मैं 1 बाय 1 यहाँ बनाती जाती हूँ। तो जब डिग्री 1 है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पॉलिनोमियल बता देती हूँ। आप कुछ और भी बना सकते हो, ऐसा नहीं जो मैंने बनाया वही आप बना सकते हो, बस आपको समझ लेना है कि कैसे आपको बनाना है। ठीक है, तो देखिए पॉलिनोमियल डिग्री 1 लेनी है मुझे, तो मतलब मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, जैसे कि मैंने लिखा 4x प्लस 3। 4x प्लस 3 क्या है, एक आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है और उसके साथ साथ फिर क्या बना, ये पॉलिनोमियल बना। ठीक है, अब पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या चल रही है, 1 चल रही है हाईएस्ट पावर।
तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है, 1 है x की पावर में, तो ये क्या हो गया, आपका डिग्री 1 का पॉलिनोमियल हो गया। ऐसे ही मैं बात करूं डिग्री 2 की, तो डिग्री 2 के लिए भी मैं कुछ एग्जांपल ले सकती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया a² प्लस 5a माइनस 7, ये क्या है, डिग्री 2 का एक पॉलिनोमियल है। ऐसे ही मैं बात करूँ डिग्री 3 की, ये सब मैंने अपने मन से लिए हैं, आप भी अपने मन से कुछ भी यहाँ पर नंबर लिख सकते हो, लेकिन लिखना इस तरीके से ही है। डिग्री 2 कहा है तो पॉलिनोमियल स्क्वायर की फॉर्म में लिखिए वेरिएबल की, अगर डिग्री 1 कहा है तो जो वेरिएबल चल रहा है उसकी पावर में 1 लिखिए, ठीक है। बाकी आप नंबर तो कुछ भी ले सकते हो। तो डिग्री 3 का मतलब है कि मैं यहाँ कुछ भी ले सकती हूँ नंबर। मैंने मान लीजिए इस तरीके से ले लिया -5 z की पावर 3 प्लस 7 z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 9, ये क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल के साथ साथ डिग्री कितनी हो गई इसकी, 3 हो गई, क्योंकि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल दिए, डिग्री 1 के अकॉर्डिंग, डिग्री 2 के अकॉर्डिंग एंड डिग्री 3 के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x³ इन द पॉलिनोमियल। आपको ओनली x² और x³ का कोफिशिएंट बताना है। तो जो कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कोफिशिएंट ऑफ x³, तो मैंने आपको बताया है कि x² x³ कहाँ दिखाई दे रहे हैं, क्यूब यहाँ पर दिखाई दे रहा है, x² यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इनके आपको क्या बताने हैं, कोफिशिएंट बताने हैं। तो x³ के आगे नंबर क्या दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, और उसके आगे क्या साइन दिखाई दे रहा है, माइनस का, तो उसका कोफिशिएंट कितना होगा, x³ का माइनस का 3। ध्यान रखना है, साइन का भी ध्यान रखना है, ठीक है। प्लस है तो कोई बात नहीं, लिखने की जरूरत है नहीं हमें, लेकिन अगर माइनस लगा हुआ है तो आपको लिखने की नीड है। तो जो हमारा x³ का कोफिशिएंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -3। तो ये x³ का आपका कोफिशिएंट हो गया -3। अब हमें क्या बताना है, x² का कोफिशिएंट बताना है। तो x² का कोफिशिएंट कितना लिखा हुआ है, उसके आगे नंबर 6 लिखा हुआ है और प्लस साइन के साथ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा x² का, वो हो जाएगा 6, ठीक है। तो हमने यहाँ पर x² और x³ का कोफिशिएंट फाइंड किया, जो कि आया x² का 6 और आपका x³ का आया -3। कोफिशिएंट विद साइन लिखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल। ये हमारा पॉलिनोमियल गिवन है हमें, 4z³ प्लस 5z स्क्वायर माइनस का 11। इस गिवन पॉलिनोमियल में आपको z का कोफिशिएंट बताना है। क्या आपको इस गिवन पॉलिनोमियल में z दिखाई दे रहा है, देखिए नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो है इस तरीके से लिखा हुआ है, 4z³ प्लस 5z स्क्वायर प्लस z, बट इसका मल्टीप्लाई किससे हो गया है, 0 से, माइनस का 11। इसे हम, इस पॉलिनोमियल को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने किया आपको यहाँ पर लिखकर दिखाया। तो z इस पॉलिनोमियल में नहीं है, इसका मतलब वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि z का कोफिशिएंट कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो जो कोफिशिएंट ऑफ z है वो आपका 0 है, ओके। अगर वो टर्म पॉलिनोमियल में नहीं है, इसका मतलब क्या है, उसका कोफिशिएंट 0 है। तो अब हमारी लास्ट प्रॉब्लम इस एक्सरसाइज की, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। ये गिवन पॉलिनोमियल है, इसमें हमें कांस्टेंट टर्म बताना है। तो कांस्टेंट का मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स है, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल में आपको कितने नंबर ऑफ टर्म दिखाई दे रहे हैं, 4 दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4। बट आपको क्या बताना है, आपको बताना है कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, ओनली 10 है, और साइन क्या है, माइनस का, ठीक है। तो जो हमारा इसमें कांस्टेंट टर्म है वो है माइनस का 10, ठीक है, ये वाला। तो बहुत इजी एक्सरसाइज थी, इजी इसलिए हुई क्योंकि हमने पहले टॉपिक्स को समझा। तो आप भी जब इस चैप्टर की स्टार्टिंग करें
तो पहले टॉपिक को समझें, जो भी मैंने आपको अभी बताए, वेरिएबल, कांस्टेंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म्स, कोफिशिएंट, उनको ठीक से समझ लें, ठीक है। और बिल्कुल माइंड में जो भी उसमें लिखा है डेफिनेशंस में उन्हें सेट कर लें, उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करें एक्सरसाइज की। तो अब क्या हो जाएंगे, क्वेश्चंस आपके लिए ईजी हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर पैटर्न। तो लीनियर पैटर्न क्या है? लीनियर पैटर्न एक ऐसा पैटर्न है जिसमें सेम फिक्स्ड अमाउंट के साथ नंबर इंक्रीज होते हैं या फिर डिक्रीज होते हैं हर एक बार में, ठीक है। जैसे कि हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया हुआ है 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन। तो ये आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है, ठीक है, नंबर्स का, जिसमें नंबर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, एक फिक्स्ड अमाउंट के साथ, और सेम फिक्स्ड अमाउंट है। जैसे कि हमने 10 से हम 20 पहुंचे, तो हमने कितना ऐड किया यहाँ पर? हमने यहाँ पर 10 ऐड किया, ठीक है। ऐसे ही हम 20 to 30 पहुंचे तो हमने कितना ऐड किया? 10 ऐड किया। 30 to 40 पहुंचे तो फिर से हमने 10 ऐड किया। 40 to 50 पहुंचे, ऐसे ही हमने यहाँ पर भी 10 ऐड किया। आगे हम नंबर बढ़ाते जाएंगे पैटर्न के, तो हम 10 बढ़ाते जाएंगे इसमें। तो ये आपने क्या देखा कि एक ऐसा पैटर्न है जिसमें नंबर जो हैं सेम फिक्स अमाउंट के साथ हर बार इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये जो पैटर्न है 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन का, ये एक लीनियर पैटर्न है, ठीक है। अब एक सेकंड एग्जांपल भी लिया हुआ है, उसको देखते हैं। 500, 450, 400, 350, 300 एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हो कि इस पैटर्न में नंबर्स क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। कैसे हो रहे हैं डिक्रीज? जब हम 500 से 450 पर गए तो हमें यहाँ पर नंबर कम होते हुए दिखाई दिया। मतलब कितना कम हो रहा है? 500 माइनस 450 करेंगे तो मतलब कि यहाँ पर कितना कम हो रहा है? 50 कम हो रहा है। ऐसे ही जब हम 450 से 400 पर गए, यहाँ पर भी कितना हो रहा है? -50 हो रहा है। ऐसे ही 350 पर पहुँचने पर फिर से -50 एंड 300 पे पहुँचने पर फिर से -50। ऐसे ही नंबर आगे बढ़ते जाएंगे पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो -50 होता रहेगा। तो आपने देखा कि एक ऐसा पैटर्न निकल के आया जिसमें नंबर क्या हो रहे हैं? सेम फिक्स्ड अमाउंट के साथ हर एक बार डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये भी क्या है? एक लीनियर पैटर्न है। तो मैंने आपको समझाया अभी लीनियर पैटर्न। लीनियर पैटर्न एक ऐसा पैटर्न है जिसमें नंबर सेम फिक्स अमाउंट के साथ हर एक बार इंक्रीज या फिर डिक्रीज होते हैं। तो इस एग्जाम्पल में आपसे कहा जा रहा है कि एक चेस क्लब चार्ज जो है वो कितना, ज्वाइन करने का चार्ज कितना है उसको? 200 रुपीज़ है, और इसमें हर एक मैच के लिए खेलने का चार्ज जो है वो 50 रुपीज़ है। ये इसमें ऐड होते हुए आ रहा है। तो द फॉलोइंग टेबल शोज द अमाउंट अ प्लेयर विल हैव टू पे एज द नंबर ऑफ मैचेस वेरीज। हमें नंबर ऑफ मैचेस प्लेड दिए हुए हैं नंबर के अकॉर्डिंग, और उसके अकॉर्डिंग जितनी अमाउंट पे करनी है वो गिवन है। तो अगर नंबर ऑफ मैचेस 1 खेला गया है तो उसके अकॉर्डिंग जो हमें अमाउंट पे करनी होगी, मैंने अभी आपको बताया कि ज्वाइन करने के चार्ज 200 हैं और जो हर एक मैच को खेलने के चार्ज हैं वो 50 रुपीज़ हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि जब 1 मैच खेला गया होगा 200 तो ज्वाइन करने के देने ही देने हैं और 50 रुपीज़ उसको खेलने के देने हैं हर एक मैच को। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा अमाउंट? 250। ऐसे ही जब हमको 2 मैच खेलने होंगे तो इसमें और 50 ऐड कर देंगे, 300। 3 के अकॉर्डिंग 350, 4 के अकॉर्डिंग 400, 5 के अकॉर्डिंग 450, ठीक है। ऐसे ही ये बढ़ते बढ़ते हमने इसको लीनियर पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाना है, वो भी लास्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग, जो कि हमने यहाँ पर एक वेरिएबल की फॉर्म में लिया हुआ है नंबर ऑफ मैचेस को, जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पर m, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हो, अलजेब्रा का कोई भी अल्फ़ाबेट आप ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर फिलहाल m लिया हुआ है। तो देखिए जो इसका लास्ट वाला मैच होगा, मतलब कि हम जिसको हम वेरिएबल की फॉर्म में काउंट कर रहे हैं, तो क्या निकल के आएगा? 200 ज्वाइन करने का चार्ज प्लस करेंगे 50, हम किसके लिए कर रहे हैं? नंबर ऑफ मैचेस m के लिए कर रहे हैं। तो मतलब कि जो एक्स्ट्रा चार्ज पड़ रहा है वो पर मैच को खेलने का चार्ज पड़ रहा है, तो उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे? नंबर ऑफ प्ले मैच से, ठीक है। तो हमारा जो आ जाएगा लास्ट वाला वो आ जाएगा 200 प्लस 50m। अब देखिए m को आप कुछ भी वैल्यू चेंज करते, क्योंकि m तो वेरिएबल है, m की वैल्यू को आप चेंज करते रहोगे तो आपको हर एक
मैच के अकॉर्डिंग जो है वो आपको अमाउंट मिल जाएगी। जैसे कि आपने यहाँ m को 1 रखा तो देखो 200 प्लस 50 इंटू 1 तो आपको 250 मिला। ऐसे ही आपने यहाँ पर 2 रखा तो 100 होगा 50 मल्टीप्लाई 2 प्लस 200 300 आया। ऐसे ही जब आपने यहाँ पे m की वैल्यू को 3 पुट किया तो 350 आया, 4 के अकॉर्डिंग 400 आया एंड 5 के अकॉर्डिंग 450। ऐसे ही ये पैटर्न जो है वो चलता रहेगा। तो मैंने आपको बताया कि जो इसका जो टोटल कॉस्ट होगा वो कितना होगा रुपीस में, वेरिएबल की फॉर्म में वो होगा 200 प्लस 50m। तो ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों है लीनियर पॉलिनोमियल? क्योंकि जो इसमें आपको वेरिएबल दिखाई दे रहा है उसकी डिग्री आपको 1 दिखाई दे रही है m की, ठीक है। तो इसलिए ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। और इस पैटर्न में ये एक पैटर्न भी दिखाई दे रहा है हमको, ये हमको एक लीनियर पैटर्न दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो अमाउंट है, पेड अमाउंट, वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। किसके साथ? एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ। जैसे 250 से हम 300 गए, यहाँ पर 50 का इंक्रीमेंट हुआ, फिर ऐसे ही 300 टू 350 50, ऐसे ही 50 जो है हर एक बार में बढ़ते जा रहा है। तो ये 50 क्या है, यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसके साथ ये गिवन पैटर्न जो है, ये गिवन लीनियर पैटर्न इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर इक्वेशन। तो ये लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जब हम लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ इक्वेट करते हैं तो हमें लीनियर इक्वेशन मिलती है, ठीक है। इसे हम समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। ये एग्जांपल आपकी बुक का ही है। इस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम इस गिवन वर्ड प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 64। दो नंबर्स का सम जो है वो 64 है। वन ऑफ द नंबर्स इज 10 मोर देन द अदर। एक नंबर दूसरे नंबर से 10 ज़्यादा है। व्हाट आर द टू नंबर्स? तो हमें वो दोनों नंबर्स को आपका फाइंड आउट करना है। तो डिपेंड किस पे हो रहा है? अदर नंबर पे डिपेंडेंट हो रही है बात, ठीक है। तो जो हमारा डिपेंडेंट है उसको हमें लेट करना होगा। तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट द अदर नंबर बी एक्स। तो जो फर्स्ट नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, मतलब कि 1 नंबर हो जाएगा आपका, क्योंकि वो अदर नंबर से 10 ज़्यादा है, इट मीन्स वो x प्लस 10 हो जाएगा। अब गिवन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 64, मतलब कि एक नंबर हमारा x है और सेकंड नंबर हमारा नंबर x प्लस 10 है। तो इन दोनों का सम मतलब कि x प्लस 10, ठीक है। और इक्वल टू में कितना है उनका सम? 64 है। तो ये हमारा 64 हो जाएगा। अब हम इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। तो आपने देखा कि ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि ये वन वेरिएबल के साथ है, दोनों में आपको एक ही वेरिएबल x दिखाई दे रहा है और किसके कांस्टेंट के इक्वल हमने क्या कर दिया, इसको इक्वेट कर दिया। तो ये क्या बन गई, आपकी लीनियर इक्वेशन बन गई। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस का है साथ में, तो ये 2x हो जाएगा और प्लस 10 हमारा कांस्टेंट चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल टू में आपका 64 हो जाएगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी मैथ्स में इक्वेशन की बात की जाए, इसका मतलब कि बीच में आपका इक्वलिटी का साइन आना मस्ट है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर ली। ये हमारी यहाँ पर लीनियर इक्वेशन है विद वन वेरिएबल। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो 2x प्लस 10 इक्वल टू 64 हम सॉल्व कर लेंगे इसे। तो 2x को हम वन साइड रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और जो कांस्टेंट है उसको अदर साइड शिफ्ट करेंगे RHS में। तो ये 64 माइनस आपका 10 हो जाएगा। यहाँ प्लस 10 है, जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 0 4 एंड 6 माइनस 5 1, तो 54। तो 2x इक्वल टू कितना हो गया आपका 54। तो मतलब कि x को सेपरेट करेंगे कि हमें x फाइंड करना है। तो 2 किस में चले जाएगा, मल्टीप्लाई से होकर x के साथ डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा। तो 2 से ये कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। तो x की वैल्यू हो जाएगी 27। मतलब कि जो हमारा अदर नंबर है वो 27 है। तो जो हमारा फर्स्ट नंबर होगा वो हो जाएगा x प्लस 10, मतलब कि 27 प्लस 10, इसका मतलब 37। तो इनको भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं क्योंकि हमें दोनों नंबर फाइंड आउट करने थे। तो 1 बाय 1 फाइंड करते हैं। अदर नंबर तो निकल के आ गया हमारे पास 27 और जो आपका वन नंबर था पहला नंबर
वो हो जाएगा x प्लस 10, मतलब कि 27 प्लस 10 इट मीन्स 37। तो हमारे दोनों नंबर निकल के आ गए 27 और 37। आप अपने आंसर को आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। हमसे कहा था कि दोनों नंबर का सम कितना था, दोनों नंबर का सम 64 था। तो आप अगर 27 और 37 को ऐड करोगे तो आपको 64 ही मिल रहा होगा। 7 7 होगा 14 एंड 2 and 3 5 और 1 ऐड करेंगे तो 6, दोनों का सम करा तो 64 आया। इस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम को क्रॉस चेक भी कर सकते हो। तो हमने इस एग्जाम्पल के थ्रू समझा कि कैसे हम लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करेंगे और कैसे क्वेश्चन को पढ़कर उसका आंसर जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 2.2। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे कहा जा रहा है कि एक लीनियर पॉलिनोमियल है 5x - 3, इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है अलग अलग वेरिएबल के साथ। मतलब कि x इक्वल टू एक बार 0 दिया हुआ है, फिर x इक्वल टू -1 गिवन है, फिर x इक्वल टू 2। ठीक है, तो हर बार हम वैल्यू को पुट करेंगे गिवन पॉलिनोमियल में और वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है इसको हम px की फॉर्म में लिख लेते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल को, जो कि है 5x - 3। तो फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग हमें इसमें x इक्वल टू 0 गिवन है, मतलब कि जहाँ जहाँ आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ आप 0 पुट कर देंगे सिंपली। तो x की वैल्यू को हमें 0 रखना है, तो p 0 की वैल्यू हो जाएगी 5, आपका मल्टीप्लाई में x है तो मतलब कि 0 माइनस का आपका 3। तो 5 × 0 इट मीन्स 0 माइनस का 3, 0 - 3 करेंगे तो आपका माइनस का 3। तो p 0 की वैल्यू आ गई -3। ऐसे ही आप सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग जहां आपको x दिखाई दे रहा है लीनियर पॉलिनोमियल में वहां -1 पुट कर देंगे, मतलब कि p - 1। तो p - 1 की वैल्यू हो जाएगी 5x, मतलब कि 5 × -1 माइनस का 3। तो 5 × -1 मतलब कि माइनस का 5 माइनस का 3। तो माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, बट साइन किसका आता है, माइनस का, तो माइनस का 8। तो हमारी p - 1 की वैल्यू आ गई -8। ठीक है, अब हमें लास्ट फाइंड करना है थर्ड पार्ट के अकॉर्डिंग x इक्वल टू 2 पर। तो x इक्वल टू 2 का मतलब है कि हमें p2 को फाइंड करना है। p2 का मतलब है यहाँ पर 5 × 2 - 3। इसका मतलब है 5 2 टाइम्स करेंगे तो 10 माइनस का 3, 10 - 3 करेंगे तो 7। तो हमने तीनों यहाँ पर वैल्यू अलग अलग जो हमें गिवन थी 0 -1 2, इसके अकॉर्डिंग हमने गिवन लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड आउट किया। ठीक है, क्या किया, सिंपली जहाँ जहाँ आपको x दिखाई दिया वहाँ आपने जो गिवन वैल्यू थी पार्ट वाइज वो आपने रखते हुए सॉल्व कर लिया। अब हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 7s² - 4s + 6। इस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमें गिवन ये वैल्यू को पुट करना है जो कि s के साथ दिया हुआ है। तो हमें गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारा ps की फॉर्म में, क्योंकि हमें वेरिएबल यहाँ पर s दिया हुआ है जो कि है 7s² - 4s + 6। हमें फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग इसमें s को 0 पुट करना है, मतलब हमें p0 निकालना है। तो जहाँ जहाँ आपको s दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ आप 0 पुट कर देंगे, और जैसा साइन लगा हुआ है पॉलिनोमियल में वो साइन यहाँ पर पुट करेंगे। तो 4 0 हो जाएगा, प्लस का आपका 6 हो जाएगा। तो 7 0 का स्क्वायर हो रहा है, तो मतलब कि 7 × 0, 4 × 0 0 + 6, 7 × 0 0 0, यहाँ पर भी 0 है, ओवरऑल इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी। तो हमारा p0 आ गया 6। ऐसे ही सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग हमें s गिवन है -3, मतलब कि हमें p - 3 निकालना है। तो p - 3 के लिए 7 - 3 का होल स्क्वायर माइनस का 4 - 3 प्लस का आपका 6 हो जाएगा। तो 7 × -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा, और ये 4 × -3 माइनस का 12 हो जाएगा। तो ये माइनस का 12 और प्लस का आपका 6 हो जाएगा। आगे इसे और सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 7 जा 63, माइनस माइनस प्लस का आपका 12 हो जाएगा, और ये प्लस का 6 हो जाएगा। सबको प्लस कर देते हैं। 3 और 2 5, 5 और 6 11, 1 कैरी, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 81। तो p - 3 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 81। ऐसे थर्ड पार्ट के अकॉर्डिंग हमें s को पुट करना है 4। ठीक है, तो s हमें इसमें 4 पुट करना है। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो है 7s², मतलब कि 7 4 का स्क्वायर -4s, मतलब कि 4 × 4 + 6। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 7 तो ऐसे ही आएगा, 4 का स्क्वायर हो रहा है यहाँ पर, तो 4 का स्क्वायर हो जाता है 16,
और -4 4 जा 16 प्लस का आपका 6, तो 16 7 जा होता है 112 माइनस का 16 प्लस का 6। तो आप क्या कर सकते हो, या तो पहले प्लस प्लस वालों को पहले प्लस कर लो, फिर 16 उसमें से माइनस कर देना, ठीक है। तो 112 में जब हम 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 118 और ये माइनस का 6, तो इक्वल टू में आ जाएगा आपका 8 में से 6 किया 2 एंड आपका 1 में से 1 गया 0 एंड 1, तो P4 की वैल्यू आ गई 102। तो हमने यहाँ पर पार्ट वाइज जो है P0 फाइंड किया, P0 को फाइंड किया, P-3 को फाइंड किया और P4 को फाइंड किया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट करनी है और उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब हमारे सामने आती हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स, उनको वन बाय वन देखते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 times सलील्स प्रेजेंट एज। आफ्टर 5 years देयर एजेस विल एड अप टू 70 years, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो आपसे इस प्रॉब्लम में कहा जा रहा है कि जो सलील की मम्मी की एज है वो सलील की प्रेजेंट एज की 3 times है, ठीक है। और 5 years के बाद उनकी जो दोनों की एज का एडअप है वो 70 years हो चुका है। तो आपको दोनों की एज को फाइंड आउट करना है। तो बात जो है किस पे डिपेंड है, सलील की एज पर, ठीक है। तो दोनों हमें क्या करना होगा, सलील की एज को पहले लेट करना होगा, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उसकी मम्मी की एज को फाइंड कर सकते हैं, फिर हम उसके बाद दोनों की एज 5 years के बाद देखेंगे, फिर उनका एडअप कितना है 70 years है, ठीक है। तो हम इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो लेट कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज of Salil be x, then present age of Salil mother, ये हो जाएगी आपकी 3 times है, तो इसका मतलब कि 3x। अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर 5 years। तो आफ्टर 5 years का मतलब है कि जो सलील की एज होगी, एज ऑफ सलील, वो हो जाएगी x + 5, क्योंकि 5 साल बाद की बात हो रही है, बाद होता है आफ्टर होगा तो प्लस कर देते हैं, और ऐसे ही एज ऑफ मदर वो हो जाएगी 3x + 5। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे कहा गया है 5 साल बाद इनकी एज का जो एडअप है वो 70 years है। इट मीन्स x + 5 किसकी एज है, सलील की एज है 5 year के बाद, और मम्मी की एज है 3x + 5, तो इस तरीके से लिख दिया, और इक्वल टू में आपका 70 लिख दिया। दोनों का एज का एडअप 70 है। अब सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस के साथ है, 3x भी प्लस के साथ है, x और x मतलब कि x और 3x इट मीन्स 4x, और 5 + 5 करेंगे तो 10, और इक्वल टू में आपका 70। तो 4x इक्वल टू हो जाएगा 70, ये 10 यहाँ पर आएगा कांस्टेंट के साथ राइट हैंड साइड में, तो उसका साइन चेंज होगा, प्लस के साथ है, इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा। तो 4x इक्वल टू हो जाएगा 60। तो हमको सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें दोनों की प्रेजेंट एज बतानी है। जब x निकलेगा तब जो है आपकी वैल्यू निकलेगी मदर की एज की भी, तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, x को सेपरेट करेंगे तो ये 60 अपॉन अब 4 हो जाएगा। 4 से कट जाएगा 60, 4 1 टाइम 4 हो जाएगा, एंड 2 is 0, 4 5 टाइम 20। तो जो x की वैल्यू आई वो आई 15, मतलब कि जो हमारी सलील की एज आ गई है वो आ गई है 15 years, ठीक है। Hence, the present age of Salil जो कि है 15 years। ऐसे ही the present age of Salil mother जो कि थी इस एज की 3 times, मतलब कि 3 × 15, तो 3 टाइम्स हमें 15 करना है, मतलब कि 45 years। तो मम्मी की एज आ गई 45 years। नेक्स्ट प्रॉब्लम में द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। 2 पॉजिटिव इंटीजर का जो डिफरेंस है वो है 63। द रेशियो ऑफ द 2 इंटीजर्स इज 2:5।
दोनों इंटीजर का जो रेशियो है वो 2:5 है। हमें दोनों इंटीजर को फाइंड करना है, ठीक है। जब भी हमको इंटीजर्स रेशियो की फॉर्म में गिवन हो तो हमें क्या करना होता है, रेशियो से हटकर उसको एक्स की फॉर्म में लेट करना होता है, मतलब कुछ नंबर की फॉर्म में उसे लेट करना होता है। तो सबसे पहला काम हमारा यही होगा। तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट द टू इंटीजर्स बी 2:5, तो पहला हो जाएगा 2x और दूसरा हो जाएगा आपका 5x, ठीक है। अब हमसे कहा गया है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 63 है, और ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये ध्यान रखना है। मतलब कि पॉजिटिव का मतलब क्या है कि अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर के साथ आ रही है। मतलब कि आप 2x - 5x नहीं करोगे, क्योंकि आप 2x - 5x करोगे तो आपका माइनस का 3x आ जाएगा, जो कि इस कंडीशन को फेल कर दे रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, 5x - 2x करना होगा, तो हमारे पास प्लस का 3x आएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर दोनों इंटीजर का सब्ट्रैक्शन पॉजिटिव इंटीजर के साथ, तो ये 5x - 2x हो जाएगा, और इक्वल टू में कितना है, 63 है। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गई। अभी कितनी हो जाएगी, आपका 3x हो जाएगा, और इक्वल टू में आपका 63। तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 63 अपॉन में आपका 3 से 63 कट जाएगा, 3 2 टाइम्स, 3 1 टाइम, तो x की वैल्यू आ जाएगी 21। मतलब कि हमारा जो नंबर में हमने लेट किया था इंटीजर को वो हो गया है 21। बट हमें क्या करना है, दोनों इंटीजर्स को फाइंड आउट करना है। तो दोनों इंटीजर को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसके अकॉर्डिंग जो रेशियो गिवन थे उसे मल्टीप्लाई करना होगा। तो जो हमारा आपका फर्स्ट इंटीजर है वो हो जाएगा, जो फर्स्ट इंटीजर है वो है आपका 2x, तो मतलब कि 2 × 21, इसका मतलब है आपका 42। और जो सेकंड इंटीजर आएगा वो आ जाएगा 5x, मतलब कि 5 × 21, इट मीन्स 5 1 टाइम 5, 5 2 टाइम 10, 105, ठीक है। तो आप देखिए दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे ना, 105 में से 42 तो कितना आ रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार। 5 में से 2 गया 3, एंड आपका 10 में से 4 गया 6, देखा आपने 63 आया, जो कि हमें यहाँ पर गिवन था, ठीक है। तो इस तरीके से आपने प्रॉब्लम को क्रॉस चेक भी कर सकते हो। तो ये हमारी प्रॉब्लम यहीं पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे सामने, रूबी हैज़ 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपीज़ कॉइन्स as she has 5 rupees coins. If she has a total rupees 88, how many coins does she have to each type? तो देखिए इस प्रॉब्लम में आपसे कहा जा रहा है कि जो रूबी के पास हैं वो 2 टाइप्स के उसके पास कॉइन है। एक तो 2 रुपीज़ के कॉइन है और एक 5 रुपीज़ के कॉइन है। तो आपसे कहा जा रहा है कि रूबी के पास जो 5 रुपीज़ के कॉइन है उससे 2 रुपीज़ के कॉइन्स 3 टाइम्स ज़्यादा हैं, और जो टोटल उसके पास रुपीज़ हैं, इफ़ शी हैज़ अ टोटल रुपीज़ 88, तो आपको दोनों टाइप के जो कॉइन है वो कितने कितने हैं वो आपको बताने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 5 रुपीज़ के कॉइन को लेट करेंगे, क्योंकि उस पर बात डिपेंडेंट है, ठीक है। 5 रुपीज़ के कॉइन को लेट कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग 2 रुपीज़ के कॉइन निकल जाएंगे। फिर हम जो प्रॉब्लम में कहा गया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लीनियर इक्वेशन सेट करेंगे। तो लेट करेंगे, लेट द number of 5 rupees coin be x, तो the number of 2 rupees coin हो जाएंगे आपके 3 टाइम्स हैं वो 5 रुपीज़ के कॉइन का, तो ये हो जाएगा 3x, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे कहा गया टोटल कॉस्ट जो है वो 88 है, ठीक है। तो मतलब कि जो आपका x है वो 5 रुपीज़ का कॉइन है, मतलब कि हमारा जो कॉस्ट हो जाएगी वो 5 × x हो जाएगी, प्लस और जो 2 रुपीज़ के कॉइन है वो 3x हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x का, टोटल फाइंड करने के लिए दोनों का टोटल हो गया ये, और किसके इक्वल है ये, 88 के। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन सेट हो गई। अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसे, 5x + 3 2 टाइम मतलब कि 6x इक्वल टू 88।
5 और 6 कितना होगा 11, 11x इक्वल टू 88। तो x की वैल्यू आ जाएगी 88/11, इट मीन्स 8 टाइम कट हो जाएगा, तो जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 8। मतलब कि जो 5 रुपीज़ के कॉइन है वो 8 हैं नंबर में, और जो 2 रुपीज़ के कॉइन है वो हैं 8 × 3, इट मीन्स 24। ठीक है, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं लेट हेंस, तो हेंस हो जाएगा आपका 5 रुपीज़ कॉइन वो हैं आपके 8, और 2 रुपी कॉइन वो हैं आपके 3 × 8, इसका मतलब है 24। देखो क्रॉस चेक भी कर सकते हो आपने आंसर को किस तरीके से। अगर आप 8 को मल्टीप्लाई करो 5 से और 24 को मल्टीप्लाई करो 2 से, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आएगा 40 और यहाँ से आएगा 48, इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ रहा है 88 आ रहा है ना, 40 और 48। तो हमसे इसका कितना कहा गया था कि टोटल कितना है वो 88 है, तो हमारा इस तरीके से आंसर चेक भी हो जाएगा। ठीक है, A farmer cuts a 300 feet fence into 2 pieces of different size. एक फार्मर जो है वो 300 फीट की फेंस को 2 पीसेस में कट कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए ये हमारी एक फेंस है 300 फीट की। ठीक, इसे 2 अलग अलग हिस्सों में जो है वो काट दे रहा है, इस तरीके से ऐसे कट कर रहा है। ठीक है, तो हमसे कहा जा रहा है द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। जो लंबी वाली पीस है वो शॉर्टर पीस से आपकी 4 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, मान लीजिए शॉर्टर वाली हमने x लेट की तो ये आपकी 4x है। तो हमें क्या करना है, दोनों पीस की लेंथ को फाइंड आउट करना है कि ये कितनी कितनी लेंथ की फिर है। ठीक है, तो लेट कर लिया हमने इसमें, लेट द शॉर्टर पीस बी x, तो जो लॉन्गर पीस होगा वो हो जाएगा आपका 4x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को जब मिलाया जा रहा है तो कितनी हो जा रही है 300 हो जा रही है। तो 4x + x = 300, तो 5x = कितना हो जाएगा 300। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 300 अपॉन में आपका 5 से कट जाएगा 5 6 टाइम एंड 0, तो हमारी जो वैल्यू आ गई है x की वो आ गई 60 फीट। तो मतलब कि जो हमारी शॉर्टर वाली है वो तो आपकी 60 आ गई है। ठीक है, 60 फीट हो गई है ये, और जो हमारी लॉन्गर वाली होगी वो कितनी हो जाएगी, ये हमारी शॉर्टर पीस की लेंथ हो गई। तो जो लॉन्गर पीस है उसकी लेंथ हो जाएगी लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस इक्वल टू 4 × 60। तो इसका मतलब कि 6 4 जा 24, 0 240 फीट। तो ये हमारी 240 फीट है। तो शॉर्टर वाली आ गई आपकी 60 फीट और ये आ गई आपके 240 फीट। Question number 7, if the length of a rectangle is 3 more than twice its width and its perimeter is 24 centimeter, what are the dimensions of the rectangle? एक रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो उसके विड्थ के ट्वाइस से 3 ज़्यादा है। ठीक, और जो पेरीमीटर गिवन है वो हमें 24 सेंटीमीटर गिवन है। तो दोनों आपको डायमेंशंस बतानी है रेक्टेंगल की, लेंथ भी और विड्थ भी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेट कर लेते हैं पहले विड्थ को। तो लेट the width of rectangle be x, then length of rectangle equal to, कह रहा है कि विड्थ के ट्वाइस से, मतलब कि x का हमें ट्वाइस कर देना है, तो 2x हो जाएगा और इससे 3 ज़्यादा है तो इस तरीके से। तो मतलब कि जो लेंथ है वो है 2x + 3।
अब हमसे इसका पेरीमीटर कहा गया है कि 24 है। आपको पता होना चाहिए कि वी नो दैट कि जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है वो कितना होता है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, 2 लेंथ प्लस विड्थ। तो 2 लेंथ कितनी है हमारे पास, लेंथ है हमारे पास 2x प्लस 3 और विड्थ कितनी लेट की थी, x। सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस 3 प्लस x मतलब कि 2x साथ में 3x हो जाएगा और ये 3 आ जाएगा। 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 3 टाइम्स 6x, 2 3 टाइम्स करेंगे तो ओनली 6। अब हमसे कहा गया था जो पेरीमीटर है वो 24 है। हमने पेरीमीटर तो यहाँ पर निकाल दिया अभी ये। तो कितना है पेरीमीटर आपका, 24 है। मतलब कि 6x प्लस 6 इक्वल टू 24। ये हमारी लीनियर इक्वेशन सेट हो गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब हमें यहाँ पर से वैल्यू निकालनी पड़ेगी x की। तो 6x इक्वल टू हो जाएगा 24 माइनस 6, कॉन्स्टेंट वन साइड एंड वेरिएबल वन साइड। तो 6x इक्वल टू हो जाएगा 18। तो x इक्वल टू हो जाएगा 18/6, इट मीन्स 3। तो जो हमारी x की वैल्यू आ गई वो आ गई 3। अब हमें लेंथ और विड्थ निकालनी है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारी विड्थ हो गई, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल वो हो गई आपकी 3 सेंटीमीटर और जो लेंथ है वो हो जाएगी 2x प्लस 3 थी। तो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मतलब कि 6 प्लस 3 इट मीन्स 9। तो ये हो गया आपका 3 और ये हो गया 9। ठीक है, अगर आप इसको पेरीमीटर के साथ काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 9 आपका 12 हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, 3 और 9 12। तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने जो पेरीमीटर आएगा वो 24 ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन की जो आंसर है वो करेक्ट है। तो इसके साथ हमारी जो है ये प्रॉब्लम कंप्लीट होती है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट होती है। Now we are going to start exercise 2.3 question number 1. A student has rupees 500 in her saving bank account. तो टोटल मनी है स्टूडेंट के पास रुपीज़ 500। शी गेट्स रुपीज़ 150 एवरी मंथ एज पॉकेट मनी। हर महीने की जो उसकी पॉकेट मनी है वो है रुपीज़ 150। तो जो हमारी टोटल मनी हुई वो है 500 रुपीज़ और जो पॉकेट मनी है वो है रुपीज़ 150। हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स। तो आपको सेकेंड मंथ से स्टार्ट करना है कि उसके पास कितनी मनी आती है महीने के लास्ट में। फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट। आपको एक लीनियर एक्सप्रेशन देना है जो कि रिप्रेजेंट करे उसकी अमाउंट को, उसके पास कितनी अमाउंट है। लेकिन आपको किसके लिए लिखना है, यहाँ पर n मंथ के लिए लिखना है। ठीक है, तो हम पहले सेकंड मंथ से स्टार्ट करेंगे, लास्ट में हम लीनियर एक्सप्रेशन देंगे n मंथ के लिए। तो सेकंड मंथ के लिए जो टोटल मनी होगी वो हो जाएगी रुपीज़ 500 प्लस 150 मल्टीप्लाई 2। तो रुपीज़ 500 प्लस 300 दोनों मनी है, तो रुपीज़ कितना आ जाएगा आपका 800। ऐसे ही थर्ड मंथ की जो मनी आएगी एंड में वो आ जाएगी रुपीज़ 500 प्लस 150 मल्टीप्लाई 3 मतलब कि रुपीज़ 500 प्लस 450 तो आ जाएगा आपका रुपीज़ 950। इसी तरीके से हम फाइंड कर लेंगे आगे भी। और लास्ट में फाइंड करना है nth मंथ के लिए, तो वो हो जाएगा रुपीज़ 500 प्लस 150 n, क्या हमें n के लिए फाइंड करना था। तो ये हमारा हुआ लीनियर एक्सप्रेशन गिवन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि लास्ट के महीने में nth महीने में उसके पास इतनी मनी थी
500 प्लस 150 n को आप कुछ भी वैल्यू दोगे तो हर महीने की जो है वो अमाउंट निकलती के आती रहेगी। सेकंड प्रॉब्लम में कहा गया है आ रैली स्टार्ट विद 120 मेंबर्स, एक रैली स्टार्ट हो रही है 120 मेंबर्स के साथ। ईच आर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप, हर एक घंटे में 9 मेंबर्स जो है वो रैली को ग्रुप को छोड़ रहे हैं। तो हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 to 3 आवर्स, तो कितने मेंबर्स जो हैं वो बचे रहेंगे इतने इतने घंटे के बाद। तो फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन, आपको यहाँ पर भी लीनियर एक्सप्रेशन देना है जो कि ये रिप्रेजेंट करे कि द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ द nth आवर। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर जो टोटल मेंबर्स हैं वो हम लिख लेंगे। टोटल मेंबर वो हैं आपके 120 और 9 जो है हर एक आर में छोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब जो फर्स्ट आर के अकॉर्डिंग होगा वो हो जाएगा आपका 120, ड्रॉप मतलब माइनस करना पड़ेगा, और 9 मल्टीप्लाई 1 आर के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा 120 माइनस का 9 मतलब कि 111। ऐसे ही सेकंड आर के अकॉर्डिंग हो जाएगा 120 माइनस 9 मल्टीप्लाई 2, इसका मतलब 120 माइनस का 18, इसका मतलब हुआ आपका 102। ऐसे ही थर्ड आर के अकॉर्डिंग हो जाएगा 120 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाई 3, इट मीन्स 120 माइनस 27 का मतलब हुआ आपका यहाँ पर 93। ठीक है, तो इस तरीके से हमने तीनों आर के अकॉर्डिंग फाइंड किया। ऐसे ही हम आगे भी फाइंड कर सकते हैं। अब हम लास्ट फाइंड कर लेते हैं nth आर के लिए, तो जो कि हो जाएगा 120 माइनस 9n। यही हमारा क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन है, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि लास्ट nth आर में, nth आर के एंड में इतने मेंबर जो हैं वो रह जाएंगे रैली में। ठीक है, 120 माइनस 9n, n को आप कुछ भी वैल्यू देते रहोगे तो नंबर ऑफ मेंबर्स निकलते जाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ आपको सपोज करना है कि जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो 13 सेंटीमीटर है, और जो आपको ब्रेड्थ है वो दे रखी है पार्ट के अकॉर्डिंग 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो हम 1 बाय 1 फाइंड कर लेंगे। पहले यहाँ पर एरिया, क्योंकि यहाँ से हमसे कहा गया है फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। आपको लीनियर पैटर्न बताना है जो कि रिप्रेजेंट करे रेक्टेंगल के एरिया को। तो मतलब कि यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल बात हो रही है। तो पहले हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं जो हमें गिवन है। गिवन में हमको यहाँ पर लेंथ है 13 सेंटीमीटर, और फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर विड्थ गिवन है, मतलब कि ब्रेड्थ गिवन है जो कि है आपकी 12 सेंटीमीटर। तो आपको एरिया पता है कि क्या होता है रेक्टेंगल का, L इंटू बी, मतलब कि 13 मल्टीप्लाई बाय 12। 13 मल्टीप्लाई बाय 12 का मतलब कितना हुआ, मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसे देखते हैं कितना आता है। 3 2 टाइम्स 6 हो जाएगा, 1 टाइम 2 2 एंड आपका 3 1, तो 6 5 1 156। तो 156 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका एरिया आ गया। ऐसे ही हम सेकंड के अकॉर्डिंग फाइंड कर लेंगे। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर एरिया 13 मल्टीप्लाई बाय 10, मतलब कि आपका 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। और थर्ड पार्ट के अकॉर्डिंग अब हम फाइंड करेंगे, जिसमें आपकी जो विड्थ है वो है 8 सेंटीमीटर। तो एरिया हो जाएगा आपका 13 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 13 8 जा 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने यहाँ पर एरिया फाइंड किया। अब हमें यहाँ पर एक लीनियर पैटर्न देखना है। तो जो हमारा लीनियर पैटर्न होगा वो किस तरीके से होगा समझते हैं। तो लीनियर पैटर्न जो होगा वो होगा इस तरीके से। देखिए एरिया इक्वल टू लेंथ, लेंथ सब में आपको कॉमन दिखाई दे रही है। हमने फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग जब फाइंड किया तो हमें यहाँ पर दिखा 13 मल्टीप्लाई 12, तो यहाँ भी हमें 13 दिखा। सेकंड में जब फाइंड किया 13 मल्टीप्लाई 10, यहाँ भी हमें 13 दिखा। और थर्ड में हमने 8 के लिए फाइंड किया विड्थ, तो 13 हमें यहाँ भी लेंथ दिखाई दी। तो मतलब कि लेंथ तो तीनों में सेम आ रही है। ठीक है, लेंथ क्या आ रही है, तीनों में हमारी सेम आ रही है। और जो हमारा ब्रेड्थ है वो क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। पहले हमने यहाँ पर फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग 12 देखी, फिर हमने 10 देखी, फिर हमने 8 देखी। ठीक है, तो 13 तो हमारा फिक्स है लेंथ,
ठीक है। और हमारा जो विड्थ है वो क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। मतलब हम उससे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ वेरिएबल दे सकते हैं। मैं यहाँ फिलहाल उसको x मान ले रही हूँ। तो 13x के अकॉर्डिंग हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा यहाँ पर एक लीनियर पैटर्न जो है ये फॉलो हो रहा है तीनों पार्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है। अगर आप x को 8 ले रहे हो तो ये 13 मल्टीप्लाई 8 हो जा रहा है। आप x को 10 ले रहे हो तो ये 13 मल्टीप्लाई 10 हो जा रहा है। आप x को 12 वैल्यू दे रहे हो तो 13 मल्टीप्लाई बाय 12 हो जा रहा है। ठीक है। तो इसका जो लीनियर पैटर्न निकल के आया वो निकल के आया एरिया का 13x। ठीक है, ये आपको इस तरीके से समझना था। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी कुछ इस तरीके की है, इसमें भी आपको लीनियर पैटर्न ही रिप्रेजेंट करना है बट वॉल्यूम से रिलेटेड। देखिए इसमें क्या कहा गया है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसकी लेंथ आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ गिवन है 11 सेंटीमीटर और वॉल्यूम ऑफ द हाइट इज, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द हाइट इज। हाइट आपको गिवन है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। ये हाइट के अकॉर्डिंग आपको वॉल्यूम फाइंड करना है और एक लीनियर पैटर्न बनाना है वॉल्यूम के लिए, रेक्टेंगुलर बॉक्स के वॉल्यूम के लिए। तो देखिए इसमें हमको गिवन जो है उसको हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। L हमें गिवन है 7 और B हमें गिवन है यहाँ पर 11 सेंटीमीटर के साथ और हमें जो फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग हाइट गिवन है वो है 5। तो हम यहाँ पर जब वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम जो होता है रेक्टेंगुलर बॉक्स का वो होता है आपका LBH। मतलब एक तरीके से क्या होता है, रेक्टेंगुलर बॉक्स एक क्यूबॉइड होता है, तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो LBH होता है। तो L का मतलब 7, B का मतलब 11, H का मतलब 5। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दिया, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 5 दिखाई दिया। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 7 11 मल्टीप्लाई होगा तो 77, 77 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो कितना आएगा, 5 7 टाइम करेंगे 35, 3 कैरी फिर से 35, 35 और 3 हो जाएगा आपका 38। तो हमारा आया 385 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम आ गया। ठीक है। अब सेकंड हमें गिवन है, जब हमें H9 गिवन है तब देखते हैं क्या आता है वॉल्यूम। तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 11 तो होना ही होना है, वो तो सेम ही है हर एक पार्ट के लिए, बट हाइट क्या हो जाएगी यहाँ पर अब 9 हो जाएगी। अब हम 77 का मल्टीप्लाई 9 से कर देंगे तो कितना आएगा, 9 7 टाइम करेंगे 63, 6 कैरी फिर से 63 हो जाएगा, 63 और 6 करेंगे तो 69, तो 693 और ये सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ऐसे ही लास्ट पार्ट के अकॉर्डिंग हमें हाइट 13 गिवन है तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा आपका, H हमें 13 गिवन है तो हमारा वॉल्यूम हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। हमें 77 की मल्टीप्लाई 13 से करनी है, तो 7 3 टाइम 21, 2 कैरी 21, 22, 23 एंड 1 7 टाइम आपका हो जाएगा 7 7, तो 1 10 हो जाएगा, 7 2 9 और 1 10, तो 1001 जो वॉल्यूम आया वो आया 1001 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको इसमें लीनियर पैटर्न देखना था, तो लीनियर पैटर्न क्या हो जाएगा, लीनियर पैटर्न हो जाएगा यहाँ पर जो कि इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा इस तरीके से। देखिए सब में आपको क्या दिखाई दिया, सब में आपको एक चीज़ कॉमन दिखाई दी, 7 मल्टीप्लाई 11। ठीक है। और फर्स्ट पार्ट में भी आपको 7 मल्टीप्लाई 11 दिखाई दिया, सेकंड पार्ट में भी आपको 7 मल्टीप्लाई 11 दिखाई दिया और थर्ड पार्ट में भी आपको 7 मल्टीप्लाई बाय 11 दिखाई दिया। मतलब कि ये तो अंडरस्टूड है कि वॉल्यूम में भी 7 मल्टीप्लाई 11 तो होना ही होना है। अब हाइट पे अलग अलग आ रहा है, फर्स्ट में 5 आ रहा है, सेकंड में आपका 9 आ रहा है और थर्ड में आपका 13 आ रहा है। तो मतलब हाइट क्या कर रही है, वेरी कर रही है, एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर x हो जाएगा। ठीक। तो हमारा जो वॉल्यूम आएगा उसके लिए लीनियर पैटर्न होगा वो इस तरीके से होगा, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई x। ठीक है। 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई x। x क्या है, यहाँ पर एक वेरिएबल है जो कि हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। आप यहाँ पर लिख सकते हो सिंस x इक्वल टू हाइट, इस तरीके से भी। ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर लिख लिया। सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। सरिता एक बुक पढ़ रही है जिसमें टोटल पेज कितने हैं, 500 हैं। शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे। हर एक दिन वो कितने पेज पढ़ रही है, 20 पेजेस। तो हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। 15 दिन के बाद कितने पेजेस जो है वो बच जाएंगे। ठीक है। 15 दिन के बाद जब वो पढ़ लेगी तो कितने पेज और बच जाएंगे, ये आपको बताना है। एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न। इसको आपको क्या करना है, एक लीनियर पैटर्न के साथ एक्सप्रेस करना है। तो जो हमें गिवन है वो है टोटल
पेजेस, टोटल पेजेस वो हैं आपके 500 और पेजेस शी रीड्स पर डे वो हैं आपके 20। तो हाउ मैनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज? तो पेजेस फिफ्टीन डेज में, तो हमें बताना है कि बचे हुए पेजेस का 15, हाउ मैनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। तो नंबर ऑफ पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, तो वो आपका हो जाएगा 500 माइनस, तो 500 माइनस 300, इसका मतलब कि 200। तो 15 डेज़ के बाद जो है वो कितने पेजेस बच जाएंगे? वो 200 पेजेस जो है बच जाएंगे। अब आपको इसके लिए लीनियर पैटर्न बताना है, एक्सप्रेस दिस एज लीनियर पैटर्न। तो लीनियर पैटर्न आपका बन जाएगा, देखिए 500 तो फिक्स है, डेज जो है वो चेंज होते रहेंगे, तो माइनस हो जाएगा आपका 20 मल्टीप्लाई n। हमने यहाँ पर जो है n जो है वो डेज को लेट कर लिया, नंबर ऑफ डेज को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सिंस n इक्वल टू नंबर ऑफ डेज, n जो है वो नंबर ऑफ डेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप डे 1 कहेंगे तो 500 माइनस 20, 2 कहेंगे तो 500 माइनस 40। इस तरीके से जब हमने 15 डेज की बात करी तो हमने 500 माइनस 20 मल्टीप्लाई 15 किया तो हमें 200 मिला। ऐसे n जो है यहाँ पर क्या है, इस लीनियर पैटर्न में n जो है वो वेरिएबल है, n की वैल्यू चेंज होती रहेगी। इस तरीके से आपको इसका लीनियर पैटर्न लिखना था। नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर ग्रोथ। तो अब ये लीनियर ग्रोथ क्या होती है? ठीक है, ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज होने से, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर कुछ इंक्रीज हो रहा होगा। तो जब किसी क्वांटिटी में इक्वल टाइम इंटरवल के साथ इक्वल अमाउंट इंक्रीज होती है तो हम उसे लीनियर ग्रोथ कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, वीक लिए हुए हैं 0, 1, 2, 3, तो आप देख रहे हो कि इसमें जो टाइम इंटरवल है वो सेम है, 1 वीक का यहाँ पर इंटरवल चल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हाइट क्या है, 0 जब वीक है तो हमारी हाइट है 20, ऐसे ही जब 1 वीक के अकॉर्डिंग 25 हो गई, मतलब यहाँ पे 5 का यहाँ पर इंक्रीज हुआ 5। ऐसे ही सेकंड के अकॉर्डिंग, वीक के अकॉर्डिंग 30। तो आप देख रहे हो कि टाइम इंटरवल जब बढ़ रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग जो हाइट है वो भी इक्वल बढ़ रही है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग हमारी जो हाइट हो जाएगी उसका जो हमारा यहाँ पर लीनियर एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, 20 + 5x। x क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ वीक्स है। आप नंबर ऑफ वीक 0 लोगे तो हाइट 20, 1 लोगे तो 25, 2 लोगे तो 30, इस तरीके से इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो ये हमने समझा कि लीनियर ग्रोथ क्या होती है। लीनियर ग्रोथ एक क्वांटिटी है जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ सेम अमाउंट के साथ इंक्रीज होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर डीके। डीके का मतलब है कम होने से। जैसे हमने अभी लीनियर ग्रोथ में देखा कि इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पर सब कुछ सेम है, बस खाली डिक्रीज होगा, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ है, एक वाटर टैंक जो है वो 100 लीटर ऑफ वाटर को कंटेन कर रहा है, हर 1 घंटे में 10 लीटर जो है वो यूज़ हो जा रहा है। तो देखिए हमारा जब R 0 था तो हमारा जो वाटर लेफ्ट है वो 100 है, 1 हुआ तो 90, 10 उसने क्या कर लिया, कम कर लिया। ऐसे ही 2 के अकॉर्डिंग 80, 3 के अकॉर्डिंग 70। तो आपने देखा आर्स में क्या है, टाइम इंटरवल सेम है, तो उसके अकॉर्डिंग जो वाटर लेफ्ट हुआ लीटर्स में वो भी क्या हुआ, इक्वल अमाउंट के साथ डिक्रीज हुआ। जैसे 100, 90, 10, 100, 90, 80, 70, इस टाइप से, ठीक है। तो जो हमारा लेफ्ट वाटर निकल के आया इन लीनियर एक्सप्रेशन की फॉर्म में, वो निकल के आया 100 माइनस 10x। x क्या है यहाँ पर, x जो है वो नंबर ऑफ आर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम x को 0 लेंगे तो 100 आ जाएगा वाटर लेफ्ट, 1 लेंगे तो यहाँ पर 90 हो जाएगा, ऐसे ही 2 लेंगे x को तो ये 80 हो जाएगा। इस तरीके से ये एक्सप्रेशन आपका वैल्यू देता रहेगा जब x की वैल्यू चेंज होती रह रही है,
ठीक है। तो ये हमने समझा कि लीनियर ग्रोथ क्या होती है और लीनियर डिके क्या होता है। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1। सपोज अ प्लांट हैज़ हाइट 1.75 फीट एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। आपको कहा जा रहा है कि जो प्लांट की हाइट है वो है 1.75 फीट और ये ग्रो कर रहा है हर एक महीने में 0.5 फीट के साथ। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ, कि 7 महीने बाद उस प्लांट की हाइट कितनी होगी। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जो हाइट बढ़ रहा है प्लांट वो बढ़ रहा है 1.75, तो 1.75 के साथ वो बढ़ रहा है तो प्लस हो जाएगी इसमें क्योंकि वो ग्रो कर रहा है आगे। तो हमें निकालना है 7 मंथ के लिए, तो हम 0.5 हर महीने में बढ़ रहा है वो और निकालना 7 मंथ के लिए है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 7 से। ठीक है, ये हम किसके लिए कर रहे हैं, फॉर 7 मंथ कर रहे हैं। तो सॉल्व कर लेते हैं इसे। 1.75 प्लस 0.5 की मल्टीप्लाई जब हम 7 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.5। ऐड करेंगे इन्हें, 1.75 में 3.5 0 तो आएगा 5 एंड 7 5 आपका 12 हो जाएगा, 1 कैरी एंड 3 1 4 और 1 5 हो जाएगा, तो 5.25। ठीक है, तो हमारा 5.25 फीट जो है इसकी अब क्या हो जाएगी, पूरी आपकी हाइट हो जाएगी प्लांट की। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है इसी के पार्ट में, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ्स। आपको क्या करना है, आपको एक टेबल तैयार करना है जिसमें जो टी की वैल्यू आपको लेनी है वो 0 से 10 तक लेनी है मंथ में, और आपको कहा जा रहा है कि शो हाउ द हाइट एच इंक्रीज एवरी मंथ। जो हाइट जो एच हो रही है वो हर महीने क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो देखिए मैंने यहाँ टेबल जो है बनाई हुई है, ये हमने टी मंथ लिए हुए हैं 0 to 10 और हमने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हाइट दी हुई है। देखिए जब मंथ आपका 0 है तो उसकी हाइट कितनी है, 1.75। जब 1 है, 1 मंथ हो गया है तो 2.25। कैसे फाइंड किया आपने, मैंने अभी आपको बताया कि आपने 1.75 में ऐड किया 0.5। जब हमने 0 के लिए किया तो सिर्फ 1.7 मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे यहाँ पर, तो सिर्फ कितना आ जाएगा आपका 1.75। अब आपने 1 के लिए फाइंड किया तो ये वैल्यू आपकी जब 1 से मल्टीप्लाई होगी 0.5 तो इतना ही आएगा और प्लस कर देंगे इसमें 1.75 तो 2.25। ऐसे ही आप 2 के लिए फाइंड करोगे 2 मंथ के लिए तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे, तो 1.75 में आप ऐड कर दोगे 0.5 मल्टीप्लाई 2 का मतलब हुआ 1.0, मतलब आपको इसमें केवल 1 ऐड करना है। तो जब आप ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2.75। ठीक है, इस तरीके से ऐसे ही आप जब यहाँ पर मंथ बढ़ाते जाओगे 0.5 से मल्टीप्लाई करते जाओगे तो आपका जो है हाइट जो है वो आती रहेगी। ठीक है, ऐसे ही आपको ये टेबल जो है वो तैयार करना है। कहाँ तक, 10 तक। जब आप 10 की बात करोगे तो 1.75 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा, देन सब मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे 1.75 में तो आपका आएगा 6.75। तो इस तरीके से आपको ये पूरा टेबल जो है वो तैयार कर लेना है। अब थर्ड पार्ट में कहा गया है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एच एंड टी। आपको एक क्या देना है, एक्सप्रेशन देना है जिसमें क्या करे, क्या रिलेट करे, किससे रिलेट करे, वो एच और टी से, एंड एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ, और वो कैसे जो है लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी आपको एक्सप्लेन करना है। तो पहले तो हमारा यहाँ पर एक्सप्रेशन बन क्या रहा है, जो हमारा एक्सप्रेशन बन रहा है उसको समझ लेते हैं। देखिए हमारा जो इसमें एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा 1.75 हमारा हाइट के लिए 1.75 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय कितना ले लेंगे हम यहाँ पर, टी के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है वो बढ़ते जा रहा है, तो हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा, हाइट आ जाएगी, इट मीन्स 1.75 प्लस 0.5 टी। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया एच और टी के बीच में। ठीक, तो ये हमारा एक लीनियर एक्सप्रेशन है। क्यों, क्योंकि इसमें जो आपका वेरिएबल है टी उसकी पावर क्या चल रही है, हाईएस्ट 1 चल रही है। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम सेकंड को, जिसमें कहा गया है जो फ़ोन की कीमत है वो है 10,000 रुपीज़, इट्स वैल्यू डिक्रीज, इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है पर ईयर के अकॉर्डिंग 800। ठीक है, तो
ईयर के अकॉर्डिंग डिक्रीज हो रही है, ध्यान रखना, मतलब कि हम माइनस करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर्स। तो आफ्टर 3 ईयर्स के लिए जो इसका वैल्यू आएगा वो कितना आएगा ये देखते हैं। तो पहले तो हमारा इसमें जो आपकी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 10,000 में से हम माइनस करेंगे 800 को, और हमें 3 ईयर्स के लिए फाइंड करना है। हमें यहाँ पर ईयर के लिए दिया है 800, हमें इसमें से 3 ईयर्स के लिए फाइंड करना है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 10,000 आ जाएगा और माइनस हो जाएगा ये 8 3 24 और 0 0 माइनस करेंगे तो 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, एंड 10 में से 4 गया 6, एंड आपका 9 में से 2 गया 7, तो आ जाएगा 7600 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई फ़ोन की आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक, अब मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर्स एंड शो हाउ द वैल्यू ऑफ द फोन वी डिप्रिशिएट्स विद टाइम। ठीक है, तो हमें इसमें टेबल तैयार करना है इस तरीके से। तो हमने 0 to 8 के लिए लिया टाइम, और आपका उसके अकॉर्डिंग फ़ोन की जो कॉस्ट है वो इस तरीके से आ रही है। तो 0 के अकॉर्डिंग आपकी 10,000 रुपीज़ थी। अगर आप 1 के अकॉर्डिंग करेंगे, मतलब हमारा जो एक्सप्रेशन है वो इस तरीके से है, 10,000 माइनस 800 मल्टीप्लाई बाय टी, मतलब कि 8t। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या है, एक एक्सप्रेशन है। t की वैल्यू को आप एक बार 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, और कहाँ तक करना है आपको, ये 8 तक करना है। ठीक है, तो आप जब रखते जाओगे इसमें t की वैल्यू को 0 1 2 3 एंड सो ऑन 8 तक, तो वो वैल्यू ये देता रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हम अपनी टेबल को तैयार कर लेंगे। और आप देख रहे होगे टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है तो इसकी जो आपकी कीमत है, ठीक है, फ़ोन की, वो क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो ये कम, ऐसे ही आपसे क्वेश्चन में कहा गया था कि हाउ द वैल्यू ऑफ द फोन वी डिप्रिशिएट विद टाइम। टाइम के साथ साथ क्या हो रही है, जो कॉस्ट है फ़ोन की, जो वैल्यू है फ़ोन की, वो घटती जा रही है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स v एंड t एंड एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन मैंने आपको ही बता दिया, यही हमारा क्या है, इसका एक्सप्रेशन है। और ये लीनियर डीके को कैसे दिखा रहा है, लीनियर डीके के लिए मैंने आपको बताया कि टाइम के साथ साथ टाइम अगर बढ़ रहा है तो वैल्यू क्या हो रही है, इसकी घटती जा रही है। ठीक है, टाइम क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है, और वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पर, कम होती जा रही है। तो मतलब कि वो भी क्या हो रही है, एक लगातार टाइम इंटरवल के साथ। ठीक है, और आपकी जो वैल्यू कम हो रही है वो भी कैसी है, फिक्स है। ठीक, तो इस तरीके से ये क्या है, लीनियर डीके का एग्जाम्पल है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है लीनियर डीके को। Now question number 3, the initial population of a village is 750. Initial population ये है, और every year 50 people move from a nearby city to the village. Village में इतने लोग जो हैं सिटी से और आ गए हैं 50 लोग। तो हमसे फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग कहा गया है फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर। तो 6 साल के बाद आपको बताना है कि विलेज की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। तो आफ्टर 6 ईयर्स, आफ्टर 6 ईयर्स के लिए क्या करना होगा, 750 में हमें ऐड करना होगा 50 मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि पर ईयर के अकॉर्डिंग जो है ये आपको दिया हुआ है 50। ठीक है, और हमें किससे करना है, 6 ईयर के लिए फाइंड करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 6 कर लेंगे। तो 750 प्लस 50 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो हो जाएगा आपका 300, और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 5 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10। तो 1050 लोग जो हैं वो 6 साल के बाद जो है गांव में हो जाएंगे। अब सेकंड पार्ट में कहा गया है मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 ईयर्स एंड शो हाउ द पॉपुलेशन पी इंक्रीज एवरी ईयर। तो देखिए इस तरीके से आप टेबल तैयार कर लोगे 0 to 10 ईयर्स के लिए, उसके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन जो है वो इस तरीके से आ जाएगी। जब 0 ईयर्स थे तो 750 पॉपुलेशन थी, 1 हुए तो 800 हो गई। किस तरीके से फाइंड कर रहे हो आप, क्या एक्सप्रेशन बन रहा है आपका, 750 प्लस, क्योंकि 50 क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है हर बार। ठीक है, तो 50 हो जाएगा आपका, साथ में टाइम आ जाएगा, मतलब कि टी ईयर्स के लिए आ जाएगा। टी की वैल्यू को आप 0 रखोगे, 1 रखोगे, 2 रखोगे, ये वैल्यू आप 8 तक रखते जाओगे तो आपको ये टेबल जो है इस तरीके से मिल जाएगी। तो यही क्या है, हमारा लीनियर एक्सप्रेशन है। ठीक,
थर्ड पार्ट में हमसे यही पूछा गया है। तो देखिए, फाइंड द एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स P एंड T। तो P और T में हमारा ये क्या हो गया, रिलेशन हो गया, ठीक है। P इक्वल टू इतना हो जाएगा, ये हमारा सा P निकला है यहाँ पर, तो P इक्वल टू आपका ये हो गया। और एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। तो ये कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है लीनियर ग्रोथ को, क्योंकि देखिए टाइम बढ़ रहा है, टाइम इंटरवल इक्वल बढ़ रहा है, तो उसके साथ जो पॉपुलेशन है वो भी इक्वल जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो ये एग्जाम्पल है लीनियर ग्रोथ का, ठीक है। तो इस तरीके से तो हमारा ये थर्ड पार्ट का एक्सप्रेशन हो गया, और ये हमारा जो हो गया वो हो गया आपका लीनियर ग्रोथ का एग्जाम्पल। अब क्वेश्चन नंबर 4 में, अ टेलीकॉम कंपनी charges ₹600 for a certain recharge scheme. This prepaid balance is reduced by ₹15 each day after the recharge. ठीक है, इतना वो कम होते जा रहा है 600 में से, ठीक है। ईच डे का आपको ये दिया हुआ है। Write an equation that models the remaining balance bx after using the scheme for x days. Explain why it represent the linear decay. तो हमें क्या बताना है इसमें, हमें यहाँ पर इक्वेशन बतानी है कि इक्वेशन क्या आएगी bx के लिए, बचे हुए मॉडल के बचे हुए बैलेंस के लिए। तो आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर x डेज, डेज कितने लेने हैं आपको, x डेज के लिए करना है। तो जो हमारा इसमें इक्वेशन बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, bx इक्वल टू हो जाएगा 600 माइनस, क्योंकि रिमेनिंग बैलेंस बताना है, तो 600 माइनस 15x, हमें x डेज के लिए यहाँ पर बताना था, तो x डेज के लिए हमारा इस तरीके से ये इक्वेशन हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डीके, ये लीनियर डीके को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट क्यों कर रहा है लीनियर डीके को रिप्रेजेंट, हमें ये बताना है। तो देखिए, जो इसमें आपकी वैल्यू हो रही है बचे हुए बैलेंस की, वो क्या हो रही है, घटती हुई आ रही है, ठीक है। अभी हम आगे इसकी टेबल बनाएंगे, उसमें आपको ठीक से समझ में आएगा कि लीनियर डीके का एग्जाम्पल कैसे है। तो सेकेंड पार्ट के अकॉर्डिंग हमसे कहा गया है, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, कितने दिनों बाद ये बैलेंस जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, रन आउट मतलब ज़ीरो हो जाएगा। तो हमें बताना है कितने आपके दिनों के बाद। तो इसका मतलब हम 600 माइनस 15x, मतलब हम bx को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, ठीक है। मतलब कि 600 माइनस 15x इक्वल टू 0, और यहाँ से x को फाइंड कर लेंगे, तभी तो हमारे पास कितने डेज आएंगे, क्योंकि x हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ डेज है, ठीक है। हमारे पास x क्या है, x जो है हमारे पास नंबर ऑफ डेज है। तो हो जाएगा आपका 600 इक्वल टू हो जाएगा 15x, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x की 600 अपॉन 15 हो जाएगा, और इक्वल टू में आपका x हो जाएगा। तो 15 4 जा होता है 60 और 0, तो हमारे पास कितने आ गए, 40 डेज आ गए, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ डेज कितने हैं, नंबर ऑफ डेज हमारे पास हो जाएंगे 40, ठीक। अब थर्ड पार्ट में कहा गया है, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर x वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 डेज एंड शो हाउ द बैलेंस bx रिड्यूस विद टाइम। तो देखिए, हमने इस तरीके से यहाँ पर टेबल तैयार कर लिया है। हमारे पास जो bx इक्वल टू था वो था 600 माइनस 15t, क्योंकि टाइम बदलता जा रहा है, हमें 0 to 10 लेना है, जहाँ पर t जो है वो 0 1 2 एंड सो ऑन 10 तक है ये, ठीक है। तो हम यहाँ 0 वैल्यू रखेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी, 1 रखेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी, 2 रखेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी, ऐसे ही ये वैल्यू यहाँ तक 450 तक 10 के लिए आती जाएगी। तो आप इसमें देख रहे हो, अगर टाइम इंटरवल कैसा है, इक्वल है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इतने डेज क्या हैं आपके अल्टरनेट जो है बढ़ते जा रहे हैं 1 डेज के बाद। तो देखिए, जो bx आ रहा है रुपीस में, उनकी कॉस्ट आ रही है, रिमेनिंग कॉस्ट, वो भी क्या आ रही है आपकी, वो क्या हो रही है, घटती भी जा रही है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, आपका लीनियर डीके का एग्जाम्पल है। लीनियर डीके का मतलब यहाँ पर जो टाइम के साथ, इक्वल टाइम इंटरवल के साथ जो हमारा कॉस्ट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि ये किसको दिखा रहा है, आपका लीनियर डीके को दिखा रहा है, ठीक है। तो हमने इस तरीके से प्रॉब्लम नंबर 4 को समझा। नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर रिलेशनशिप। जो लीनियर रिलेशनशिप है वो रिप्रेजेंट करता है x और y के बीच के रिलेशन को, जो कि इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, y इक्वल टू ax प्लस b, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं एक्सरसाइज में, उन्हें हम सॉल्व करेंगे 1 by 1।
तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है अ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फी एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सेस्ड। आपसे कहा जा रहा है कि जो मंथली आपका चार्ज है वो क्या है, फिक्स है, फिक्स फी के साथ है, और जो हर एक मॉड्यूल का जो कॉस्ट है वो क्या करना हो रहा है, हमें एडिशनल देना हो रहा है। तो 10 मॉड्यूल को एक्सेस किया जा रहा है तो उसका बिल आ रहा है 400 रुपीज़। वैन शी एक्सेस 14 मॉड्यूल, अगर 14 मॉड्यूल को एक्सेस किया जा रहा है तो बिल आ रहा है ₹500। तो इफ़ द मंथली बिल वाई डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस्ड एक्स, वो कह रहा है कि जो वाई बिल है, मंथली बिल वाई है, वो डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस्ड को, कितने मॉड्यूल जो है वो तक वो यूज़ कर रहा है, कितने मॉड्यूल को। तो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो रिलेशन का यूज़ करते हैं, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और a और b को फाइंड आउट करते हैं। इसको हमें ध्यान में रखना है। तो हमारी जो इक्वेशंस बनेंगी वो कुछ इस तरीके से बनेंगी। देखिए x की वैल्यू कितनी है, जब x की वैल्यू हमारे पास है 10, तो 10, तो y की वैल्यू कितनी दी हुई है 400, और जब x की वैल्यू है 14 तो y की वैल्यू कितनी है 500। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग इक्वेशंस बनेंगी। तो y इक्वल टू, तो y का मतलब है हमारे पास यहाँ पर 400 से, तो 400 इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, तो x कितना है 10, तो 10a प्लस बी, और ऐसे ही यहाँ पर 500 इक्वल टू x कितना है इसके लिए 14, तो 14a प्लस बी। ये हमारी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बन गई। तो अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों आपको इक्वेशन में राइट हैंड साइड पर b और b दिखाई दे रहा है, वो भी सेम साइन के साथ। इसका मतलब हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो 1 फ्रॉम 2 करेंगे तो लेफ्ट साइड में से लेफ्ट वाले को माइनस कर लेंगे, और राइट साइड में से राइट साइड वाले को माइनस कर लेंगे। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखिएगा जो माइनस कर रहे हो पूरे के लिए कर रहे हो, राइट हैंड साइड के लिए फर्स्ट इक्वेशन में, तो इस तरीके से लिखा जाएगा ब्रैकेट के अंदर। अगले स्टेप में माइनस कर लेंगे 500 माइनस 400, और ये 14a हो जाएगा प्लस b, इस माइनस साइन को ब्रैकेट के अंदर भेजेंगे, तो ये माइनस प्लस माइनस का 10a और माइनस प्लस माइनस का b हो जाएगा। b प्लस एंड b माइनस कैंसिल आउट, तो ये 100 इक्वल टू हो जाएगा 14a माइनस 10a 4a। तो यहाँ से हम a की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 100 अपॉन 4 हो जाएगा, और इक्वल टू में आ जाएगा आपका a। 4 से 100 कट जाएगा, 4 2 टाइम्स 8 एंड 4 5 टाइम 20, तो 25 इक्वल टू a। जो a की वैल्यू आ गई वो 25 आ गई। अब a की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में रखिए या इक्वेशन 2 में रखिए, आपकी मर्जी है, और b की वैल्यू को आप फाइंड कर लीजिए। तो मैं इक्वेशन 1 में ही रख रही हूँ इसकी वैल्यू को। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। आप 2 में भी रख सकते हो। तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है 400 इक्वल टू 10a, मतलब कि 10 मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस b, तो 400 इक्वल टू हो जाएगा 250 प्लस b। तो 400 में से 250 को माइनस कर लेंगे, और इक्वल टू में हो जाएगा आपका b। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 400 माइनस 250 करेंगे तो 0 का 0, 10 में से 5 गया 5, एंड 3 में से 2 गया 1, तो 150। तो b की वैल्यू आ गई 150। तो हमने यहाँ पर a और b की वैल्यू को फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, तो a आया 25 और b आया हमारे पास 150। ठीक, तो इस तरीके से हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर, जिसमें कहा जा रहा है अ जिम चार्जेस अ फिक्स मंथली फी एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट। A student using the gym observed that when she used the badminton court for 10 hours, her bill was ₹800। तो इसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन यहाँ पर सेट करेंगे। एक जिम का जो चार्ज है वो फिक्स मंथली फी है
ठीक है, फिक्स चार्ज है उसका, और कुछ पर घंटे बैडमिंटन खेलने का अगर हम यूज़ कर रहे हैं उसे तो वहाँ पर कुछ एडिशनल चार्ज देना पड़ रहा है, ठीक है। तो 10 आवर्स के लिए बिल देना पड़ रहा है 800, 15 आवर्स के लिए बिल देना पड़ रहा है 1100। तो इसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन सेट कर लेंगे। इफ द मंथली बिल वाई डिपेंड्स ऑन द आवर्स ऑफ द यूज ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट एक्स अकॉर्डिंग टू द रिलेशन वाई इक्वल टू एक्स प्लस बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, वही चीज़ है सब कुछ इसमें। फिर से हम यहाँ पर इक्वेशन सेट करते हैं। तो जब x इक्वल टू 10 है, तो x इक्वल टू 10 आवर्स है, तो हमारा जो y हो जा रहा है वो हो जा रहा है 800। तो y हमारा हो जा रहा है 800। जब x है हमारे पास 15 आवर्स, तो y हो जा रहा है हमारे पास 1100। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशंस बन जाएंगी 800 इक्वल टू 10a प्लस बी एंड 1100 इक्वल टू 15a प्लस बी। तो ये 1 हो गई और ये 2 हो गई। तो फिर से वही है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1 2 2 to 1, तो यहाँ पर 2 - 1 लेने लिख दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1100 माइनस 800 इक्वल टू 15a प्लस बी, और ये माइनस का साइन 10a प्लस बी। तो ये हो जाएगा आपका 1100 माइनस 800 इट मीन्स 300 इक्वल टू हो जाएगा 15a प्लस बी माइनस 10a माइनस का b। तो प्लस b माइनस b एंड कैंसिल आउट, 300 इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस 10a, इसका मतलब कि 5a। 15a में से 10a को माइनस करेंगे तो 5a, तो 300 अपॉन अब 5 हो जाएगा इक्वल टू में आपका a आ जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 6 टाइम एंड 0, तो 60 इक्वल टू आ जाएगा आपका a। अब a आ गया तो इक्वेशन 1 में रख के b भी निकाल सकते हो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, तो उसमें आपको क्या दिया हुआ था 800 इक्वल टू 10a प्लस बी। तो 800 इक्वल टू 10a मतलब कि 10 इंटू 60 प्लस बी। तो 800 इक्वल टू 60 इंटू 10 600 प्लस बी। तो 800 माइनस 600 करना पड़ेगा, कांस्टेंट वन साइड एंड वेरिएबल वन साइड। तो ये हो जाएगा आपका 200 इक्वल टू बी। तो हमारी बी की वैल्यू आ गई 200, जो कि हमें फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर a और b की वैल्यू को फाइंड आउट किया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, लीनियर आपको रिलेशनशिप का यूज़ करना है, y इक्वल टू एक्स प्लस बी, जो कि रिलेशन दिखा रहा है x और y के बीच में, जहाँ a और b की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जो कि है कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट विच इज़ गिवन बाई डिग्री सेल्सियस इक्वल टू, ये आपको रिलेशनशिप यूज़ करना है, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू a डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस b। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर लीनियर रिलेशन है। फाइंड a एंड b, a और b को फाइंड करना है। गिवन दैट आइस मेल्ट एट 0 डिग्री तो सेल्सियस एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, फर्स्ट वाली देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 इक्वल टू a मतलब यहाँ पर डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब कि 32a प्लस b, ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी। ऐसे ही वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा 100 इक्वल टू 212 b प्लस 212 a प्लस बी। ठीक है, आइस मेल्ट हुई 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो फ़ारेनहाइट में कितना है 32 है। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन सेट हो गई। फिर ऐसे ही वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 इक्वल टू हो गया आपका कितना 212 फ़ारेनहाइट, तो 212 a प्लस बी, ये इक्वेशन आपकी 2 हो गई। अब 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, मतलब कि 2 माइनस हमें 1 करना है। ठीक है, इक्वेशन 2 में से हम 1 को माइनस कर रहे हैं, तो ये 100 माइनस 0 हो जाएगा, और ये 212a प्लस बी माइनस ब्रैकेट 32a प्लस बी हो जाएगा। तो 100 माइनस 0 100 एंड 212a प्लस बी माइनस 32a माइनस का b।
तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल आउट, तो 100 इक्वल टू हो जाएगा 212a माइनस 32a, मतलब कि 2 माइनस 2 0, आपका 11 में से 3 जाएगा तो 8 हो जाएगा, यहाँ आपका 1 बच जाएगा, तो 180a। अब हम इसको अपॉन में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 180 इक्वल टू a, तो 0 से 0 कट जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसे हम कैंसिल कर देंगे 2 की टेबल से, 2 5 टाइम्स एंड 2 9 टाइम्स, तो 5 अपॉन 9 इक्वल टू आपका a हो जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे सामने आ गई 5 अपॉन 9। तो ऐसे ही हम अब b निकाल लेंगे इक्वेशन 1 या 2 में रखकर a की वैल्यू को, तो मैं यहाँ पर 1 में रख रही हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास है 0 इक्वल टू 32a प्लस b, तो 0 इक्वल टू 32a प्लस b, तो 0 इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 9 और प्लस का b। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लेंगे 32 से 5 को, 5 टू जा 10 एंड आपका 5 टू जा 15, 116 अपॉन 9 प्लस b। तो हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 160 अपॉन 9, 0 माइनस 160 अपॉन 9 मतलब कि माइनस का 160 अपॉन 9 इक्वल टू b। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो हमने यहाँ पर a और b की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब हमें इसमें एक रिलेशन देखना है, तो रिलेशन का मतलब कितना हो जाएगा, रिलेशन है हमारे सामने क्या, जो हमने स्टार्टिंग में लिख लिया था, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू a फ़ारेनहाइट प्लस b। तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू हो जाएगा, तो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5 अपॉन 9 डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस माइनस का b की वैल्यू आई हमारे पास माइनस 160 अपॉन 9। तो हम इसे लिख सकते हैं डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5 अपॉन 9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस प्लस माइनस माइनस और ये 160 अपॉन 9, ठीक है। तो हमें इस तरीके से यहाँ पर रिलेशन देखना था डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट में, ठीक है। पहले हमने यहाँ पर इक्वेशन सेट की और a और b की वैल्यू को फाइंड आउट किया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर एक रिलेशन फाइंड आउट किया डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में।